एपिसोड 511। अब मैं आपको उत्तर दूंगा। दरवाजे की घंटी की अचानक आवाज के बाद शिवा ने तुरंत बिस्तर से छलांग लगाई और कैथरीन को चुप रहने का इशारा किया। धीरे से बोला, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं देखता हूं कि बाहर कौन है और दरवाजा खोलता हूं। काजल, जो अभी भी बिस्तर पर बैठी थी, को कुछ समझ आया। उसने अपनी हंसी दबाए और चंचल अंदाज में कहा, मैंने शुरू में सोचा था कि तुम्हारी शादी सिर्फ दिखावा है, अब लगता है कि सतह के नीचे और भी रहस्य हैं। मैं तो थोड़ा ईर्ष्या भी महसूस कर रही हूँ। ओह हाँ, क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी पत्नी यह सब देख लेगी और तुम समझा नहीं पाओगे? शिवा को पता था कि वह क्यों हंस रही थी। पहले वह औरतों को महज वस्तुओं से ज्यादा नहीं मानता था। अब जब वह चिंतित और घबराया हुआ था, ये साफ था कि वह बहुत बदल चुका था। अच्छा, तो तुम्हें पता है, अगर यह वाकई अंजलि है और उसने तुम्हें मेरे कमरे में बिना कपड़ों के देख लिया, तो भले ही मैं जिंदा रहूं, मुझे 3 महीने तक उसकी ठंडी नजरों का सामना करना पड़ेगा। शिवा ने उदास होकर कहा। कैथरीन ने बच्चे सी जीभ निकाली और असंतोष में आंखें तरेरी। उसके व्यवहार में इतनी विविधता थी कि यह तय करना मुश्किल था कि उसका कौन सा रूप असली था। तुम्हें क्या लगता है, मैं बिना कपड़ों के दिखने में सहज थी? मैं तुम्हारे कहने के बिना भी कपड़े पहन लूंगी, कैथरीन ने शिकायत की, फर्श से कपड़े उठाकर एक एक करके पहनने से पहले। दरवाजे की घंटी कई बार और बजी। शिवा ने अपनी गति बढ़ाई, दरवाजे की ओर बढ़ा, अपने उलझे बालों को खरोंचते हुए, झांकने से पहले। उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के बावजूद शिवा ने महसूस किया कि अपनी आंखों से देखना बेहतर था। उसने ये जानने के लिए अपनी इंद्रियों पर भरोसा नहीं किया कि बाहर कौन था। जब उसने बाहर के व्यक्ति को देखा तो शिवा को राहत मिली। सीने पर हाथ रखकर उसने सिर पीछे किया और कैथरीन से कहा, यह मकरंद है, शायद तुम्हें लेने आया होगा। कैथरीन ने अपने सुडौल शरीर को ढकने के लिए अपेक्षाकृत पतली सफेद शर्ट पहनी थी। पारदर्शी शर्ट से उसका बैंगनी अंडरवियर हल्का सा दिख रहा था। उसने हल्की नीली जीन्स पहनी, जो उसकी गोल और मजबूत जांघों को कसकर लपेटे थी, जिससे पहले से ही आकर्षक काजल को अपनी जवानी में एक जीवंत और चंचल आभा मिली। उसने शायद अपनी पहचान छिपाने के लिए यह पोशाक चुनी थी, वरना ये किसी सामाजिक अवसर के लिए बहुत आकस्मिक होती। मैं पहले से जानती थी। कल रात मैंने मकरंद से कहा था कि सुबह मुझे लेने आए। चूंकि जया मेरे साथ नहीं है, मैं उससे मदद मांगने में ज्यादा सहज हूँ। कैथरीन दरवाजे की ओर बढ़ी और शिवा की गर्दन गले लगाकर उसके होठों पर एक सुगंधित चुंबन देने से पहले मुस्कुराते हुए बोली, मेरे प्यारे शिवा, मैं अब जा रही हूँ। अगर तुम आज रात फिर चाहो तो मैं वापस आऊंगी, लेकिन इस बार पिछले दरवाजे से नहीं। तुम अब भी गोवा की रानी बनने के बाद भी ऐसा ही व्यवहार करती हो, शिवा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। मैं हमेशा तुम्हारे सामने एक कमजोर और निर्भर औरत बनना चाहती हूँ, जैसी मैं शुरू में थी। मुझे यह एहसास पसंद है, कैथरीन ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पास तुमसे निपटने का कोई तरीका नहीं है, शिवा ने उसके गाल को थपथपाया। अब बाहर जाओ, भले ही मकरंद कोई बाहरी नहीं है, हम उसे ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकते। कैथरीन ने भी मजाक करना बंद किया। मकरंद, तुम इतनी सुबह उठ गए, उम्मीद है कि तुम्हारी जवानी इतनी जल्दी नहीं जाएगी। मकरंद, जो शिवा और कैथरीन का मजाक उड़ाने वाला था, को तुरंत खून उगलने का मन हुआ। आंखें घुमाते हुए बोला, मैडम, आप आश्चर्यजनक रूप से पहले ही हमला कर देती हैं। बिल्कुल, आखिरकार जया मेरे पेट से निकली है। वह सेब इस पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरा। कैथरीन ने खुशी से अपने पेट की ओर इशारा किया। दोनों ने मजाक किया और शिवा को अलविदा कहा। दरवाजे पर खड़े होकर वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाया, क्योंकि गलियारे में एक मोड़ लेने के बाद एक पतला साया दिखा। उसने नीले रंग का ब्लाउज और एक छोटी धारीदार स्कर्ट पहनी थी। उसके सुंदर पैरों को चमकदार सफेद स्टॉकिंग्स और काली हाई हील्स ने ढका था। अनन्या, जो पूरी तरह तैयार थी, अच्छे मूड में लग रही थी, क्योंकि उसके कदम हल्के थे। वह हमेशा की तरह शानदार चाल के साथ चली, लेकिन जब उसने सिर उठाया तो उसने कैथरीन को शिवा के कमरे से निकलते देख लिया। उस पल अनन्या का ठंडा चेहरा सदमे से भर गया। शिवा ने स्वाभाविक रूप से बदलाव देखा। जब उसने कैथरीन को कमरे से बाहर भेजा तो उसने एक बार उसकी पीठ पर हाथ फेरा था। उसका ये काम अपरिवर्तनीय था। अनन्या के हैरान चेहरे को देखकर शिवा का दिल अचानक कड़वा हो गया, खासकर जब उसके चेहरे पर धीरे धीरे बर्फ की परत जमने लगी। शिवा के चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। रोने के अलावा उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसे पता चला कि उसके आंसू भी नहीं थे। कैथरीन और मकरंद ने भी शिवा की अजीब अभिव्यक्ति देखी। वे उस दिशा में मुड़े जिधर शिवा देख रहा था,
और तुरंत गलियारे के पास खड़ी एक औरत को देखा। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि वे किस मुश्किल में थे। कैथरीन उस बच्चे सी लग रही थी जिसने गलती की हो। उसने सिर झुकाया और मकरंद को जल्दी चलने का इशारा करके भाग गई। मकरंद ने असहाय भाव दिखाया और कैथरीन के साथ तुरंत वहां से निकल गया। जब कैथरीन अंजलि के पास से गुजरी तो वह उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाई। अगर वह न देखती तो शायद ठीक रहती, लेकिन चूंकि उसने देखा तो उसे अचानक हवा में ऐसी सर्दी महसूस हुई जैसे उसकी हड्डियां जम जाएं। उसके होंठ कांपने लगे और लगभग फट गए। हाँ, वह वाकई खूबसूरत है, लेकिन इस भयानक ठंडी आभा का क्या मतलब है? मैं तो लगभग मर ही गई। कैथरीन ने सोचा, यह आदमी वाकई साधारण नहीं है। ऐसी पत्नी से शादी करने की हिम्मत करने वाले किसी और की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। कैथरीन बहुत चिंतित थी, लेकिन उसने चलना नहीं रोका। उसे और मकरंद को लिफ्ट से नीचे जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। शिवा बिना हिले दरवाजे पर खड़ा रहा। उसे लग रहा था कि उसके पैर बहुत भारी थे और उसके हाथ अजीब थे, चाहे वह उन्हें कहीं भी रखे। अंजलि की भावहीन नजरों का सामना करते हुए उसने अपराधी सी मुस्कान के साथ कहा, पत्नी, तुम इतनी सुबह क्यों जाग गई? मैं सोच रहा था कि तुम थोड़ा और आराम करना चाहती हो। मैं अपनी सूरत ठीक करता हूँ और जल्दी तुम्हारे साथ आता हूँ। अंजलि ने शिवा को पूरी तरह नजरअंदाज किया, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। वह पलटी और तुरंत चली गई। शिवा तेजी से उसके पास पहुंचा। पलक झपकते ही वह अंजलि के सामने था। उसने उसके कंधों पर हाथ रखे, उसे जाने से रोकते हुए। शिवा उसे शांत करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि वह बिल्कुल नहीं जानता कि क्या कहे। तार्किक व्याख्या क्या हो सकती थी कि कैथरीन सिर्फ एक मेहमान थी या साधारण दोस्त? उसे खुद को ये बहाना भी हास्यास्पद लगा। अंजलि ने सिर उठाया, जिससे उसकी रसातल सी ठंडी नजर दिखी। ठंडेपन से मुस्कुराते हुए उसने तंज कसा, क्या है? मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास इसे समझाने का कोई तरीका नहीं है ना? शिवा चुप रहा। वह जानता था कि वह इस औरत को धोखा नहीं दे सकता। भले ही अंजलि को रोमांस का कोई अनुभव न हो, इसका मतलब यह नहीं था कि वह ऐसी चीजों से पूरी तरह बेखबर थी। इससे भी जरूरी, शिवा उससे झूठ नहीं बोलना चाहता था। अंजलि की आंखें लाल हो गई थी, लेकिन वह रोने वाली नहीं थी। यही वजह थी कि शिवा को भयंकर सिरदर्द होने लगा। मुझे छोड़ो, मुझे मत छुओ, अंजलि ने शिवा की आंखों में घूरते हुए ठंडे लहजे में आदेश दिया। शिवा के हाथ थोड़े कांपे। वह पूरे दिन गितली गन को एक हाथ से पकड़ने के बाद भी नहीं हिलता था, लेकिन अब उसे लगा कि उसकी सारी ताकत चूस ली गई थी। अंजलि के कंधों को छोड़ते हुए उसकी बाहें लटक गईं, जैसे बंधी हुई लकड़ियां। मुझे खेद है, शिवा ने आंखें बंद करते हुए कहा। मुझे पता है कि ये 3 शब्द घृणित हैं, खासकर इस वक्त, लेकिन मेरे पास वाकई कहने को और कुछ नहीं है। कहने को और कुछ नहीं? कितना सही जवाब, अंजलि ने उदास होकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा और गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। सिर घुमाकर वह धीरे बोली, क्या तुमने कल मुझसे नहीं पूछा था कि मेरी नज़र में तुम क्या हो? एक ऐसा आदमी जो मुझे दिन भर बिस्तर पर ले जाना चाहता है। मैं तब जवाब नहीं दे पाई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अंजलि थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, अब मैं तुम्हें जवाब देती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में जो सोचती हूँ उसका कोई मतलब नहीं। तुम वही हो और उससे ज्यादा कुछ नहीं। डिंग, लिफ्ट का स्लाइडिंग दरवाजा खुला। एक शव वहां से गुजरा। बिना कुछ और कहे अंजलि लिफ्ट में चली गई। शिवा नहीं पलटा। लिफ्ट का धीरे धीरे बंद होने वाला दरवाजा सुनकर वह उसी हालत में खड़ा रहा, स्तब्ध। काफी देर बाद उसके होंठों के कोरों पर आत्ममजाक की मुस्कान उभरी। जैसे वह पागल हो गया हो, वह हंसा, शरीर आगे पीछे हिलाते हुए। माथे पर थप्पड़ मारते हुए शिवा ने फिर आह भरी। खुद से बुदबुदाया, शिवा ओ शिवा, कई औरतों का साथ पाना वाकई मुश्किल है। होटल की शानदार और विशाल लिविंग हॉल में जब अंजलि लिफ्ट से बाहर निकली, उसकी आंखें लाल और पानी से भरी थीं। लेकिन उसके संयम ने उसे बताया कि उस आदमी के लिए आंसू बहाने का वक्त नहीं है। साथ ही वह उसके आंसुओं के लायक नहीं था। जब कोई नहीं देख रहा था, अंजलि ने उंगलियों से अपनी आंखों के कोरों को पोंछा। हालांकि उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, कोई बिना दोबारा देखे कुछ खास नोटिस नहीं करता। सूरज एक भरोसेमंद कर्मचारी था। इन दिनों के लिए ड्राइवर की व्यवस्था की गई थी, जो होटल के बाहर वीआईपी पार्किंग में इंतजार कर रहा था। ये जानते हुए कि उसे काम करना है, अंजलि अपने कदमों को तेज करने से खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि वह अपने कार्यसूची में देरी नहीं करना चाहती थी। चाहे कितना दर्द हो या गुस्सा, वह इसे अच्छे से छिपाने में कामयाब थी।
उसकी मजबूत मानसिकता उन सालों में उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जब उसे अकेले सब कुछ करना पड़ता था। जब अंजलि एक इतालवी कैफे से गुजरी तो उसने सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। मिस अनुराधा, मिस हाधा। अंजलि ने कैफे की ओर देखा क्योंकि उसे आवाज परिचित लगी। यहाँ, क्या आप कुछ देर के लिए यहाँ आ सकती हैं? गुलाबी रंग की शर्ट में एक मजबूत कद-काठी वाला सुंदर लड़का कैफे के एक कोने से उसे हाथ लहरा रहा था। उसके बगल में एक पतली, चांदी जैसे बालों वाली औरत बैठी थी, जो मुस्कुराते हुए अंजलि का अभिवादन कर रही थी। श्री रवि, मिस माया, अंजलि ने बुदबुदाया। क्या ये सूर्यवंशी भाई बहन नहीं हैं? ये मेरा नाम क्यों पुकार रहे हैं? अंजलि की नज़र में प्राचीन सूर्यवंशी वंश के सदस्य व्यापारियों को गंभीरता से नहीं लेते थे। इसलिए भाई बहन के साथ एक खतरनाक घटना से गुजरने के बावजूद उसने सुरक्षा में लौटने के बाद उनके साथ भविष्य में कुछ करने की उम्मीद नहीं की थी। इसलिए जब रवि ने अंजलि को उत्साह से बुलाया, उसे गहरी उलझन हुई। उसने शिवा की वजह से हुए दिल के दर्द को भी भूल लिया। एपिसोड 512, मेरी अपनी छोटी बहन नहीं है। आप लोग आश्चर्यजनक रूप से जल्दी उठ गए, अंजलि ने अपने विचार साफ करने के बाद कहा। हल्के से मुस्कुराने की कोशिश करते हुए वह कैफे में गई और भाई बहन के पास पहुंच। क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें मैं मदद कर सकती हूँ? रवि की मुस्कान और तेज हो गई। जल्द ही उसमें शर्मिंदगी भी दिखी। मिस हाधा, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? रवि ने धीरे से पूछा। अंजलि हैरान थी। अगर वह नहीं जानती कि भाई बहन के पास धन की कमी नहीं है तो उसे उन पर ठगी का शक होता। हाँ, है। आप क्यों पूछ रहे हैं? अंजलि वाकई उत्सुक थी। रवि ने हकलाते हुए कहा, बात ये हुई, माया और मैं सुबह कॉफी पीने आए थे, लेकिन जब हमने पीना खत्म किया तो हमें याद आया कि कल अपहरण के वक्त हमारा नकद और क्रेडिट कार्ड कार में छूट गए थे। अब हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। क्या मैं? जब भाई बहन उसे दयनीय नजरों से देख रहे थे, अंजलि लगभग हंस पड़ी। सिर खुजलाते हुए बोली, ठीक है, समझ गई। मैं आपका बिल देती हूँ, लेकिन आपको अपने वंश से संपर्क करना चाहिए। भले ही आप अपनी खोई चीजें वापस न पा सकें, आप नई चीजें मंगा सकते हैं। मिस अनुराधा वाकई सबसे अच्छी हैं। आप हमारी माँ सरस्वती की तरह हैं। माया अचानक आगे बढ़ी और अंजलि की गर्दन झुकाकर उसके गाल पर चुंबन दे दिया। यह अंजलि का पहला मौका था जब उसे किसी औरत ने चूमा था और वह किसी तरह माँ सरस्वती बन गई थी। इसलिए वह स्तब्ध रह गई। बेबी माया, मुझे भी एक चुंबन चाहिए, रवि ने ईर्ष्या में अपनी छोटी बहन से चुंबन मांगा। माया ने आकर्षक मुस्कान दी और जोश के साथ उसके होठों को चूम लिया। अंजलि को तुरंत याद आया कि भाई बहन के बीच अनैतिक रिश्ता था। उसे घृणा महसूस हुई। माया के चूमे हुए गाल में खुजली होने लगी, शायद यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव था। रवि और माया का बिल चुकाने के बाद जब अंजलि उन्हें अलविदा कहने वाली थी, माया ने अचानक पूछा, मिस अनुराधा, आप फैशन वीक कॉन्फ्रेंस में जा रही हैं, है ना? अंजलि ने सिर हिलाया। मुझे व्यापारी प्रतिनिधि के तौर पर बुलाया गया है। आप लोग? हाय, मैं जानती थी। राधा इंटरनेशनल फैशन उद्योग की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, तो आपके लिए ये सही है। माया ने खुशी से ताली बजाई। हम भी अपने वंश का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन हमने अपनी कार, ड्राइवर और पैसे खो दिए। मिस अनुराधा, क्या आप? अंजलि को माया का शर्मिंदा चेहरा मजेदार लगा, खासकर जब रवि उम्मीदों से भरा दिख रहा था। भले ही भाई बहन थोड़े अजीब थे, वे ईमानदारी से काफी प्यारे थे। क्या आप दोनों ने पूरी सुबह मेरे लिए यहाँ इंतजार करने की योजना बनाई थी? अंजलि ने मजाक किया। बड़े भाई, माया ने रवि को टोका और असंतुष्ट होकर उसे देखा। धीरे बोली, तुमने सच क्यों बता दिया? रवि बहुत शर्मिंदा दिखा और अजीब तरह से सिर खुजलाया। भाई बहन के हास्य प्रदर्शन ने अंजलि के मूड को काफी बेहतर कर दिया। जब बात ऐसी है तो अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मेरे साथ चलें। मैं अकेली जा रही थी तो मुझे साथी की जरूरत थी। अंजलि को सूर्यवंशी वंश के साथ रिश्ते सुधारने में कोई दिक्कत नहीं थी। इससे यूरोप में उनकी कंपनी के कामकाज में मदद मिलेगी। भाई बहन स्वाभाविक रूप से खुश थे। उन्होंने अंजलि की तारीफ में कसीदे पढ़े और बेपरवाह होकर होटल से बाहर निकले। सूरज ने काले रंग की मेबैक बासक तैयार की थी। पहले इस्तेमाल की गई बेंटली को मरम्मत के लिए भेजा गया था क्योंकि वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी, लेकिन बेंटली की तुलना में यह मेबैक ज़्यादा महंगी और शानदार थी। मेजबान होने के नाते अंजलि स्वाभाविक रूप से सामने की सीट पर बैठी ताकि भाई बहन पीछे बैठ सकें। सीट बेल्ट बांधते हुए अंजलि ने ड्राइवर से कहा,
टूरिस्ट गार्डन चलें? हाँ मैडम, ड्राइवर की आवाज़ अपरिचित थी। अंजलि ने चौंक कर सिर उठाया। हैरानी में देखा कि ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि शिवा था, जिसने उसे अभी अभी गुस्सा दिलाया था। शिवा ने औपचारिक सूट और टाई पहनी थी, जो उसके कद काठी से मेल खाती थी। वह साधारण लग रहा था, खासकर ड्राइवर सीट पर बैठे हुए। यही वजह थी कि अंजलि उसे पहले नोटिस नहीं कर पाई। जब अंजलि कार से उतरना चाहती थी, तब तक वह होटल से निकल चुकी थी। कार रोके और बाहर निकले, अंजलि ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। शिवा ने उसकी बात नहीं मानी। कार के जीपीएस डिस्प्ले पर टूरिस्ट गार्डन का पता दिखाते हुए बोला, प्यारी, हमारे साथ मेहमान हैं। अब झगड़ा नहीं करेंगे, है ना? अंजलि को आखिरकार एहसास हुआ कि पीछे बैठे भाई बहन उसे उत्सुक नजरों से देख रहे थे, जैसे वे वाकई जानना चाहते हों कि वह शिवा से क्यों नाराज थी। बाहरी लोगों की नजरों के कारण अंजलि अपने गुस्से को दबा सकी। बेचैनी से उसने सामने की सड़कों को देखा और शिवा को नजरअंदाज कर दिया। टूरिस्ट गार्डन पहले शाही परिवार के लिए अवकाश स्थल था। प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड और लॉवर संग्रहालय के बीच स्थित, इसमें कई मूर्तियां थीं। कुछ लोग इसे खुला संग्रहालय भी कहते थे। पास में सीन नदी के कारण टूरिस्ट गार्डन पेरिस के अवकाश का अनुभव करने की सबसे अच्छी जगह थी। कई पर्यटक बड़े तालाब के पास बैठकर सुगंधित जम्मू कश्मीरी कॉफी का मजा लेते थे। रंग बिरंगे फूलों के अलावा चेस्टनट और नीम के पेड़ों ने टूरिस्ट गार्डन में शांति ला दी थी, जबकि कांस्य मूर्तियों में भव्यता थी। साफ और ताज़ा परिदृश्य डिजाइन फ्रांसीसी उद्यान की विशेषता थी। फैशन वीक के कारण बगीचा हमेशा से ज्यादा व्यस्त था। उच्च सम्मानित मेहमानों की सुरक्षा के लिए बड़ा पुलिस बल तैनात किया गया था। वीआईपी स्थान पर कार पार्क करने के बाद शिवा और बाकी लोग बगीचे के प्रवेश द्वार की ओर चले। पहुंचने से पहले उनका स्वागत विनम्र गार्डों ने किया, जिन्होंने उनसे निमंत्रण पत्र और दस्तावेज दिखाने को कहा और फिर जांच की कि वे कोई खतरनाक चीज तो नहीं ले जा रहे। तलाशी पुरुष और महिला गार्डों ने अपने अपने लिंग के हिसाब से की। जब माया को एक महिला गार्ड ने छुआ तो वह नाखुश हुई। मुंह फुलाते हुए बोली, पेरिस सरकार शायद अपहरणकर्ताओं से डर गई है। पिछले साल फैशन वीक में इतनी जांच नहीं थी। मेहमानों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। कोई नहीं जानता कि एक समूह के मारे जाने के बाद अपहरणकर्ताओं की दूसरी लहर आएगी या नहीं। बेबी अनुराधा, मैं सही हूं ना? शिवा ने अंजलि की ओर आंख मारी, जो उदासीन दिख रही थी। अंजलि ने शिवा की अनदेखी जारी रखी। एक गार्ड की तलाशी के बाद वह आगे बढ़ी और अकेले सामने चली गई। खुश होकर रवि शिवा की ओर झुका और बोला, श्री शिवा, क्या आपके और मिस अनुराधा के बीच कुछ हुआ है? मैं पुरुषों और औरतों के बीच की समस्याओं को सुलझाने में माहिर हूँ। शायद मैं आपको सही समाधान दे सकूं। अंजलि की प्रतिक्रिया से शिवा हैरान नहीं था। शीत युद्धों के अपने अनुभव के आधार पर वह मानसिक रूप से ऐसे बर्ताव के लिए तैयार था। मुस्कुराते हुए शिवा ने रवि के कंधे पर थपथपाया। भाई, मुझे लगता है कि रोमांस में तुम्हारा अनुभव मेरे लिए बेकार है। ये औरत मेरी अपनी छोटी बहन नहीं है। रवि ने ठुड्डी रगड़ी और पूछा, क्या फर्क है? हाँ, फर्क बहुत बड़ा है, शिवा ने गंभीरता से कहा। रवि ने देखा कि वह समस्या पर गंभीरता से सोच रहा था। फिर मुझे कुछ शोध करना होगा। क्या तुम नरक में जाने का इरादा रखते हो? माया ने बातचीत सुनकर रवि के गाल पर चुटकी ली। जैसे ही उसने अपनी बाहें खींची, वह चिल्लाए, अगर तुमने दूसरी औरतों के साथ प्रयोग करने की हिम्मत की, तो तुम्हें पछताना पड़ेगा कि तुमने ये सोचा भी। नहीं, नहीं, तुम ही मेरी हमेशा की पसंद हो, मेरी सबसे प्यारी बहन माया, रवि ने जल्दबाजी में कहा, दया की भीख मांगते हुए। उनके व्यवहार ने तुरंत बहुत ध्यान खींचा। कई राहगीर आपस में गपशप कर रहे थे और शिवा उनमें से ज्यादातर को सुन पा रहा था। क्या ये सूर्यवंशी वंश के सबसे बड़े भाई बहन हैं? वाकई वही हैं। उनकी असाधारण मौजूदगी वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। कितना शर्मनाक। वे अपने पूर्वजों का नाम बर्बाद कर रहे हैं। कुलीन वंश के लिए कितना अपमान। चर्चा सुनकर शिवा मुस्कुराया। लगता है आप दोनों वाकई मशहूर हैं। बिल्कुल, रवि ने खुशी से सिर हिलाया। माया की बाह पकड़े वह चारों ओर की नजरों को अनदेखा करते हुए आत्मविश्वास से बगीचे की ओर चला। शिवा को शुरू से किसी की परवाह नहीं थी, इसलिए उसने भाई बहन का पीछा किया और अंजलि की गति पकड़ी। फिर वे फैशन वीक कॉन्फ्रेंस के बूथ पर पहुंचे। सुबह की धूप गर्म और चमकदार थी और फूलों की खुशबू ने हवा भर दी। मेहमानों और सर्वरों की भीड़ से पूरा खुला आयोजन व्यस्त लेकिन व्यवस्थित दिख रहा था। मंच के आसपास सफेद कुर्सियों की पंक्तियां लगी थीं। सामने की पंक्तियां उच्च पदस्थ लोगों के लिए थीं।
महत्वपूर्ण मेहमानों को स्वाभाविक रूप से सबसे आगे की सीटें दी गईं, जबकि सामान्य व्यापारी प्रतिनिधि पीछे बैठे। अंजलि ने अपना पहचान पत्र दिखाया तो उसे एक कोकेशियान महिला सवने पहली पंक्ति में ले जाया। भले ही यह केंद्रीय सीट नहीं थी, यह उसके स्तर के लिए सर्वोच्च थी। रवि और माया को अंजलि का पहली पंक्ति में बैठना आश्चर्यजनक लगा। माया बोली, मैंने सुना था कि राधा इंटरनेशनल दुनिया भर में नई सामग्रियों के लिए अग्रणी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी उम्मीदों से भी आगे है। मिस अनुराधा वाकई एक असाधारण उद्यमी है, और वह अभी अपनी जवानी में है। कितना प्रभावशाली। किसी को तारीफ पसंद नहीं होती। अंजलि के लिए अपनी सुंदरता की तारीफ से वह परेशान नहीं होती, क्योंकि उसका रूप जन्मजात था और उसे इसकी आदत थी। लेकिन उसकी उपलब्धियों की तारीफ से वह खुश हुई। धन्यवाद, उसने कहा। आप दोनों कहाँ बैठे हैं? रवि ने अंजलि की बगल वाली सीट की ओर इशारा किया। कितना संयोग, हम मिस अनुराधा के ठीक बगल में हैं। सूर्यवंशी वंश के प्रभाव को देखते हुए अंजलि को ये जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि भाई बहन पहली पंक्ति में हैं। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बैठ गई। अंजलि मेजबान थी, तो शिवा को स्वाभाविक रूप से इतना अच्छा स्थान नहीं मिला। सव ने उसे अंजलि के पीछे बैठने को कहा, जिससे उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उसके लिए वह अंजलि के असंतोष को सुझाने का तरीका सोचना ज्यादा जरूरी था। लेकिन जब चारों लगभग 10 सेकंड तक बैठे, कुछ अपरिचित साए अचानक अंजलि के पास आए और बिना हिले वहां खड़े रहे। एपिसोड 513, लाल बालों वाला दानव। अंजलि रावत सम्मेलन में महत्वपूर्ण नोट्स लिखने के लिए अपने ब्रीफकेस से एक फाइल और कागज निकालना चाहती थी, लेकिन अचानक वह किसी छाया में घिर गई। चारों ओर से गिरने के कारण वह जिज्ञासावश सिर उठाए बिना नहीं रह सकी। जो व्यक्ति दिखाई दिया वह लाल बालों वाली एक महिला थी, जिसने हल्की गुलाबी रंग की टोपी पहनी थी और मुंबई शैली की पोशाक पहनी थी। वह कम से कम 170 सेंटीमीटर लंबी थी और उसके आसपास एक शानदार और गौरवपूर्ण आभा थी। उसकी नाक लंबी थी और उसने चमकदार लिपस्टिक लगाई थी। धूप के चश्मे के माध्यम से उसकी लंबी और सुडौल भौहें दिख रही थी। उसने नाजुक फाउंडेशन और एक महंगा इत्र इस्तेमाल किया था। महिला के बगल में दो अंगरक्षक खड़े थे। धूप का चश्मा पहने हुए वे अपनी मजबूत और लंबी काया के कारण दबंग लग रहे थे। अंजलि ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह समझ सकती थी कि महिला के इरादे अच्छे नहीं थे, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह कौन थी। चली जाओ, महिला ने ब्रिटिश लहजे में अंग्रेजी में कहा। अंजलि थोड़ा हैरान हुई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी खूबसूरत और भव्य महिला इतनी असभ्य होगी। हालांकि अंजलि कुछ ही सेकंड में जवाब देने में कामयाब रही। सिर नीचे करने से पहले उनका चेहरा धीरे धीरे बर्फ सा ठंडा हो गया। उन्होंने उस महिला को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और ब्रीफकेस में अपनी जरूरत की चीजें ढूंढने लगी। महिला ने नाक भौं सिकुड़ी। तुम मुझे अनदेखा कर रही हो, है ना? क्या तुम बहरी हो या अंधी? अंजलि ने अपने हाथों को रोक लिया। सिर उठाते हुए बोली, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मैं किसी अभिमानी और पागल महिला से बहस करने के मूड में नहीं हूँ। यह मेरी सीट है। मुझे नहीं पता तुम मुझे जाने के लिए क्यों कह रही हो, लेकिन मैं साफ बता रही हूँ कि ऐसा नहीं होगा। अपनी फीनिक्स सी आंखें दिखाते हुए महिला ने धूप का चश्मा उतार दिया। अंजलि को नीची नजरों से देखते हुए बोली, पहली पंक्ति तुम जैसे छोटे व्यापारियों के लिए नहीं है। तुम्हें छोड़कर यहाँ पहली पंक्ति में हर कोई मुझे जानता है। तुम मुझे इसलिए नहीं जानती क्योंकि तुम यहाँ बैठने लायक नहीं हो। माया, अपने आप को संभालो। ये सीट मिस अंजलि की है। चूंकि तुम पहले से कोई जगह बुक करने में नाकाम रही, इसलिए तुम्हें किसी और की सीट छोड़ने की कोई वजह नहीं है, रवि ने बीच में बोलते हुए कहा। वह जाहिर तौर पर जानता था कि यह रहस्यमयी महिला कौन थी। रवि, तुम्हें अपनी माया को गले लगाते रहना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर मैं तुम दोनों में से कोई होती तो मैं घर से बाहर निकलने के लिए इतनी बेशर्म न होती। तुम भाई बहन कुलीनों में सबसे निकम्मे हो। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझसे बात करने के लायक हो? माया ने तिरस्कार से कहा। माया, तुमने मेरा अपमान किया। माया चिल्लाए, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगी सिर्फ इसलिए कि तुम सूर्यवंशी वंश से हो? अब तुम मेरे वंश को भड़का रही हो। माया के कारण हुए शोर ने स्वाभाविक रूप से आसपास के मेहमानों का ध्यान खींचा। उनमें से ज्यादातर जानते थे कि ये 3 बड़े लोग कौन थे। हालांकि वे जानते थे कि माया हंगामा कर रही थी, लेकिन माया की हैसियत के कारण कोई भी नई और नाजुक अंजलि के लिए खड़ा होने को तैयार नहीं था। शिवा को ये सब बहुत दिलचस्प लगा। उसने बैठे बैठे माया को अंजलि पर चिल्लाते देखा। भले ही उसने उस महिला को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था,
फिर भी जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। उसे सार्वजनिक मौके पर कार्रवाई करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अंजलि का वहां मौजूद ज्यादातर लोगों से व्यापारिक रिश्ता था। अगर वह ज्यादा हिंसक हो जाता तो उसे कई नतीजे भुगतने पड़ते। वहां के कर्मचारियों ने स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया। समस्या सुलझाने के लिए तुरंत एक आयोजक आया। सफेद सूट पहने एक व्यक्ति विनम्रता से अंजलि और माया के पास गया। झुककर उसने माया का अभिवादन किया और पूछा, मिस देशमुख, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस बात से नाखुश हैं? उस व्यक्ति के लहजे से साफ था कि माया एक सम्मानित मेहमान थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ट्यूलिप गार्डन की पहली पंक्ति सिर्फ 1 साल में इतनी गिर जाएगी। यह महिला कोई नहीं है, ये यहाँ क्यों बैठी है? माया ने अंजलि की ओर इशारा करते हुए पूछा। आयोजक ने जबरदस्ती मुस्कान दी। मिस देशमुख, कृपया मुझे समझाने दें। ये सीट पहले आपकी थी, लेकिन हमें बताया गया कि आप इस आयोजन में नहीं आ पाएंगी क्योंकि आप स्वीडन में होंगी। इसलिए हमने ये सीट अनामिका इंटरनेशनल की सीईओ मिस अंजलि के लिए फिर से आवंटित कर दी। ये कंपनी फैशन उद्योग की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, इसलिए वह हमारी वीआईपी हैं। कृपया हमें माफ करें। हाँ, अनामिका इंटरनेशनल, क्या मजाक है? कोई नहीं जानता कि यह बेवकूफ़ कंपनी कब ढह जाएगी, और तुम लोग इस महिला को खजाने की तरह देखते हो। कितना हास्यास्पद! माया ने तिरस्कार से चिल्लाया। हाँ, ये सच है कि मैं दिल्ली के राजकुमार की शादी में शामिल होने स्वीडन गई थी, लेकिन मैं उम्मीद से पहले लौट आई। क्या तुम मुझे इस औरत के पीछे बिठाओगे? आयोजक को ठंडा पसीना छूट रहा था। परेशान होकर उसने माया और अंजलि को बार बार देखा। उसमें किसी भी पक्ष को नाराज करने की हिम्मत नहीं थी। अंजलि चुपचाप बातचीत सुन रही थी। जब उन्होंने माया का अनुरोध सुना तो वह हल्के से मुस्कुराई। माया को ठंडी नजरों से देखते हुए बोली, मैं यहीं बैठूंगी क्योंकि यह मेरा काम है। ये सीट भी मेरी है। तुम जो सोचती हो या करना चाहती हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। बोलने के बाद उन्होंने माया पर ध्यान देना बंद कर दिया। अपने ब्रीफकेस से एक दस्तावेज निकालकर पढ़ने लगी। उपेक्षा से माया गुस्से में आ गई। गंवार, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसी सस्ती दिखने वाली औरत से डरती हूँ? माया, अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, वरना तुम्हें दुख होगा, रवि ने खुशी खुशी कहा। चुप रहो, तुम मुझे डरा नहीं सकते, माया ने दांत पीसते हुए कहा। चूंकि आयोजक ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर रहा, मैं खुद तुमसे छुटकारा पाऊंगी, तुमने ही यह मांगा था। मैं चाहती थी कि अगर तुम ये सीट छोड़ दो, जो तुम्हारी नहीं है, तो मामला खत्म हो जाए। तुमने अपनी छोटी हैसियत से देशमुख वंश की महिमा को चुनौती दी है। तुम भारतीय हो, सिर्फ इसलिए अपने बारे में ज्यादा मत सोचो क्योंकि तुमने थोड़ा पैसा कमा लिया। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम कितनी बेकार हो। माया ने हाथ हिलाया और 4 अंगरक्षकों को आदेश दिया, इस औरत को सी नदी में फेंक दो। मैं चाहती हूँ कि वह बहुत दूर तक तैरे। मैं सारे नतीजों की जिम्मेदारी लूंगी। हाँ, मैडम। अंगरक्षक वाकई निर्णायक थे, क्योंकि वे ऐसे कामों के आदी थे। अंजलि को उम्मीद नहीं थी कि यह महिला इतनी पागल होगी। माया ने उच्च वर्ग में होने के बावजूद ऐसा कदम उठाने की हिम्मत की। अंजलि इस पल घबरा गई। एक साधारण महिला के रूप में वह 4 लंबे और मजबूत अंगरक्षकों का मुकाबला कैसे कर सकती थी? चारों ओर देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि रवि और माया अजीब भाव से बैठे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके दिमाग में क्या था। दूसरी ओर सारे कर्मचारी और मेहमान ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही न हो। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, अंजलि को नदी में फेंके जाने का इंतजार कर रहे थे। माया को कोई रोक नहीं सकता था। उसी पल अंजलि ने देखा कि उनका एकमात्र रक्षक शिवा था। हालांकि जब वह पलटी तो देखा कि शिवा ने अपनी बाहें सीने पर चढ़ा रखी थी, जैसे वह किसी अच्छे तमाशे का मजा लेने को तैयार हो। उसने उनकी ओर बाहें भी उठाईं। क्या ये घृणित आदमी मेरा नदी में फेंका जाना देखना चाहता है? क्या वह सुबह की बात से पागल हो गया है, या शायद वह भी डर गया है? आह! अंजलि के पीछे दर्द की चीख सुनाई दी। वह तेजी से पलटी तो देखा कि उनके पास आने वाले 4 अंगरक्षकों में से एक दर्द से कराह रहा था। बेहोश होकर गिरने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। अंगरक्षकों के पीछे एक हट्टा कट्टा लाल बालों वाला आदमी दिखा। उसने चुपके से पीछे से अंगरक्षक की गर्दन पकड़ ली थी। अपनी ताकत से उसने अंगरक्षक की धमनियों और रक्त नलिकाओं को बंद कर दिया, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। छी छी, क्या शानदार तरीका! रवि ने तारीफ करते हुए आयोजन स्थल की चुप्पी तोड़ी। बाकी 3 अंगरक्षकों ने जब लाल बालों वाले मध्यम आयु के आदमी को देखा तो उनके पैर तुरंत कांपने लगे। वे डर से पीछे हटे, उनके चेहरे पीले पड़ गए। इसके उलट
माया उस आदमी को पहचानने में कामयाब रही। डर से कांपते होठों के साथ वह बुदबुदाई, सूर्यादेव। घटनाओं का अचानक बदलाव कई मेहमानों के लिए हैरानी भरा था। हालांकि तरह तरह की घटनाएं देखने वाले लोग होने के नाते जब अंगरक्षक एक के बाद एक बेहोश हुए तो वे न तो उत्तेजित हुए और न ही डरे। कुछ ने तो यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि यह लाल बालों वाला आदमी कौन था। सूर्यादेव, क्या हो रहा है? वह ऐसी जगह पर क्यों होगा? भाई, क्या तुम उसे जानते हो? ये लाल बालों वाला आदमी कौन है? वह बहुत खतरनाक लगता है। क्या तुम्हें नहीं पता वह कौन है? उन्हें समुद्रा गरुड़ का लाल बालों वाला राजा कहा जाता है, लेकिन चूंकि उन्होंने अनगिनत भयानक काम किए हैं, कई रईस निजी तौर पर उन्हें लाल बालों वाला दानव कहते हैं। वह वही है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह यहाँ देशमुख वंश के लोगों को खत्म करने की हिम्मत करता है। मैंने सुना है कि जब भारतीय सुरक्षा सेवा के पूर्व कमांडर को राजनीतिक संघर्ष के कारण विपक्ष ने निशाना बनाया था, तो वह विदेश में रहते हुए भी चमत्कारिक रूप से भारत लौटा और फिर विपक्ष के 10 से ज्यादा प्रमुख सदस्यों की गुप्त हत्या कर दी, जिससे भारतीय सरकार को उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट रद्द करना पड़ा। उसी साल उसे गुजरात के शाही परिवार ने वंशानुगत सरदार बनाया। भारतीय शाही परिवार, जो उसे मारना चाहता था, ने समझौता करके इतिहास रच दिया। आज तक कोई नहीं जानता कि उसने उस असंभव नरसंहार को कैसे अंजाम दिया। यह आदमी कोई साधारण नहीं है। माया इस वक्त गहरे संकट में है। यूरोप के कई कुलीन और अमीर लोग सूर्यादेव की पहचान पर चर्चा कर रहे थे। फैशन वीक जैसे आयोजन में इतने प्रभावशाली व्यक्ति का आना वाकई दुर्लभ था। हालांकि सूर्यादेव ने सम्मान भरी नजरों को पूरी तरह नजरअंदाज किया। इसके बजाय उन्होंने एक कदम पीछे हटकर अपने विशाल शरीर को विनम्रता से झुकाया और प्राचीन संस्कृत में बोले, जिसे सिर्फ अंजलि ही स्पष्ट सुन सकी। हमारी पहली मुलाकात है। मेरा नाम सूर्यादेव वॉन ब्रुकलिन का है। मैडम पार्वती, आपकी सेवा करके मैं गौरवान्वित हूँ। पार्वती, फिर वही नाम। अंजलि ने सोचा। नाम सुनकर वह आखिरकार शांत हुई। उन्हें याद आया कि स्विट्जरलैंड के यूनियन बैंक के मैनेजर ने उन्हें इसी अजीब नाम से पुकारा था। भले ही कोई और सूर्यादेव का भाषण न सुन सका, लेकिन उनका झुकना भीड़ से छिपा नहीं था। इस बार रईसों को गहरा झटका लगा। उनमें से कोई भी यह समझ नहीं पाया कि एक साधारण भारतीय व्यवसाय लाल बालों वाले दानव का सम्मान कैसे अर्जित कर सके। एपिसोड 514, एक छोटी सी सजा। मौजूद मेहमानों और आयोजकों में फैशन वीक को आधिकारिक रूप से शुरू करने की हिम्मत नहीं थी। भले ही समय हो गया था, क्योंकि असामान्य घटनाएं हो रही थी। सबकी नजरें शिवा और सूर्यादेव पर टिकी थी, लेकिन किसी में भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। वे सिर्फ उनकी बातचीत सुनने और उसे टुकड़ों में समझने की कोशिश कर सकते थे। यूरोपीय उच्च वंशों में सूर्यादेव के मशहूर उपनाम की तुलना में वहां कोई भी शिवा को पहचानने में सक्षम नहीं था। कुछ को तो उन पर गुजरात शाही परिवार के गुप्त सदस्य होने का शक भी हुआ। आखिरकार सूर्यादेव ने अपनी वफादारी साफ तौर पर उनके प्रति दिखाई थी। ओह, मुझे पता था कि तुम कुछ करोगे, लेकिन उन्हें खत्म करने की जरूरत तो नहीं थी, है ना? इस आदमी के दिमाग में खून की अधिकता है। मुझे यकीन है कि उसे कुछ समय बिस्तर पर रहना पड़ेगा, बशर्ते उसने अपना मानसिक संतुलन न खोया हो, शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा। सूर्यादेव की समस्या निपटाने के तरीके से वह थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन उसने उसे जरा भी दोष नहीं दिया। सूर्यादेव सुस्त दिखा, नाखुश होकर बोला, महाराज, यह महिला देशमुख वंश से है। क्या मैं उसका ख्याल यहीं करूं या बाहर? सूर्यादेव के सवाल ने सबकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी, जिससे वे थोड़ा कांपने लगे। उसे यही मारना है या कहीं और? उच्च दर्जे के देशमुख वंश की महिला की जान इतनी सस्ती लग रही थी कि सिर्फ यही सवाल था कि उसका अंत कहाँ होगा। दानव, वह आदमी वाकई दानव था। और भी निराशाजनक रूप से माया, जो एक पल पहले तक बेहद अभिमानी थी, ने सूर्यादेव को पहचानने के बाद विरोध करने की सारी ताकत खो दी थी। बाकी 3 अंगरक्षकों ने अपनी सारी पेशेवरता खो दी और जो भी जगह मिली उसका सहारा लिया। उनकी जान उनकी नौकरी से ज्यादा कीमती थी। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे मत मारो। मैंने गलती की है, श्रीमान सरदार, कृपया मुझे इस बार माफ करें। माया अकेली वहां खड़ी थी। उसके पास भागने की हिम्मत नहीं थी। इसके अलावा उसके पैर जमीन पर जैसे गड़े थे, भले ही वह भागना चाहती थी। कई मेहमानों ने आह भरी जब उन्होंने माया को देखा, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। किसी ने नहीं सोचा था कि कमजोरों पर अत्याचार करने वाली यह महान महिला इस तरह खत्म होगी। सूर्यादेव ने माया की भीख को पूरी तरह नजरअंदाज किया। वह अभी भी शिवा के आदेश का इंतजार कर रहा था।
शिवा ने जानबूझकर अंग्रेजी में बात की, क्योंकि वह अपने इरादे छिपाने की योजना नहीं बना रहा था। मौजूद सभी मेहमान बातचीत को साफ सुन सकते थे। कुछ महिलाएं घृणा महसूस करने लगीं, जबकि पुरुषों के चेहरे पीले पड़ गए। वे अवचेतन रूप से शिवा से डरने लगे। अंजलि को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि सूर्या देव कौन है, और वह ये भी भूल गई थी कि सुबह शिवा ने उन्हें नाराज किया था। जब वह इतनी आसानी से बोल रहा था, तो वह बहुत उलझन और घबराहट महसूस कर रही थी। थोड़ी झिझक के बाद उन्होंने जितना हो सके शांत रहते हुए कहा, क्या इस सब की जरूरत है? उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं थी। जरूरी नहीं, वह तुम्हें पहले सी नदी में फेंकना चाहती थी। अगर वह तुमसे नीचे के किसी और से ऐसा व्यवहार करती, तो वह व्यक्ति अब तक मर चुका होता। और मुझे यकीन है कि इन दिनों उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ होगा। तुम निश्चित रूप से उसकी अकेली शिकार नहीं हो, शिवा ने कहा। अंजलि जानती थी कि शिवा सच कह रहा है, लेकिन माया को सबके सामने सी नदी में फेंकना उसे आत्महत्या से भी ज्यादा तकलीफ देता। माया ने शुरू में सोचा था कि अंजलि इस मामले को टाल देंगी, लेकिन जब अंजलि चुप रही, तो वह घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। हालांकि आयोजक डर गया था, उसे लगा कि शिवा सिर्फ मजाक कर रहा है। इसलिए वह आगे बढ़ा और अपने मुंह से जबरदस्ती बोला, महोदय कृपया ऐसे मजाक न करें। मिस माया दया मांग रही हैं और माफी मांग रही हैं। आइए हम सब शांति से रहें। बकवास मत करो। आयोजक के बोलने से पहले ही सूर्या देव उसके सामने आ गया और ठंडे लहजे में एक वाक्य बुदबुदाया। हड्डियों को चीरने वाली ठंड महसूस करते हुए आयोजक डर गया, खासकर जब उसे खून की गंध साफ महसूस हुई। इसलिए वह बिना हिचकिचाए भाग गया। मिस अंजलि, आपको जल्दी फैसला लेना चाहिए। सब आपका इंतजार कर रहे हैं, रवि ने कहा। वह माया के दुर्भाग्य पर खुश होकर हंसा। वह जरा भी नहीं डरा, और यही बात माया पर भी लागू थी। अंजलि के जीवन में ये पहला मौका था जब उन्हें किसी की जिंदगी या मौत का फैसला करना था। आखिरकार उन्होंने सिर हिलाया। हम आज उसे नहीं मारेंगे, कृपया उसे जाने दें। बस उसे अपनी गलती दोहराने से रोकने के लिए एक छोटी सी सजा दें। तुम वैसी ही नर्म हो जैसी मैंने उम्मीद की थी, शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा। माया को खुशी हुई जब उसने सुना कि अंजलि ने उसे मारने की योजना नहीं बनाई। वह अंजलि के पास रेंगती गई और बार बार उनका धन्यवाद करने लगी। अंजलि तब भड़क उठी जब उन्हें लगा कि माया उनसे चिपक रही है। मिस अंजलि, मैं आपकी दया को कभी नहीं भूलूंगी। हमारा देशमुख वंश एक दिन आपका कर्ज चुकाएगा, माया ने रोते हुए कहा। हम, अपना मुंह बंद कर, मूर्ख औरत। तुम्हारे वंश का नाम यहाँ कोई मोल नहीं रखता, सूर्यादेव ने ठंडे लहजे में कहा। माया तुरंत पीछे हट गई और लगातार सिर हिलाने लगी। भले ही वह स्वभाव से अहंकारी थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उसे अपनी स्थिति का एहसास नहीं था। सूर्या जैसे पागल आदमी के सामने, जो शाही परिवारों से भी नहीं डरता था, उसकी जान वाकई बेकार थी। चूंकि प्यारी ने तुम्हें न मारने का फैसला किया है, तो तुम जिंदा रहोगी, शिवा ने मुंह बनाकर कुछ देर सोचा। सूर्या, ऐसा क्यों न करें? उसके वंश से कहो कि हम उनकी तरफ से इस औरत को सबक सिखाएंगे। महाराज, मैं पूछ सकता हूँ कि सबक क्या होगा? तुझे ज्यादा हिंसक होने की जरूरत नहीं। चूंकि मेरी पत्नी ने कहा है कि छोटी सजा दो, तो तुम्हें उसकी सारी उंगलियां और पैर की उंगलियां कुचलनी होंगी, शिवा ने सहजता से कहा। माया, जो एक पल पहले राहत महसूस कर रही थी, को ऐसा लगा जैसे वह फिर से किसी गहरे गड्ढे में गिर गई हो। वह इतने सदमे में थी कि सांस लेना भूल गई। हालांकि शिवा ने अभी बात खत्म नहीं की थी। उसने आगे कहा, तुम्हें सारी उंगलियों को एक साथ नहीं कुचलना है। एक दिन में एक, यानी 20 दिन का चक्र। इस तरह जब कुछ ठीक हो रही हो तो बाकी कुचली जा सकती हैं। मेरा ख्याल है उसे 3 चक्रों से गुजरने दो। ये सुनिश्चित कर कि वह इस दौरान जिंदा रहे, उसके महत्वपूर्ण अंगों पर नजर रख। समझा? सूर्या ने सहजता से जवाब दिया। बातचीत सुनने के बाद माया तुरंत बेहोश हो गई। आयोजन स्थल पर मौजूद बाकी लोगों ने भी सांसें रोक लीं। शिवा की बताई छोटी सजा उनकी खोपड़ी को सुन्न करने के लिए काफी थी। नीली सैन्य वर्दी में 2 हट्टे-कट्टे सैनिक कहीं से आए। उन्होंने बेहोश माया को बिना किसी रोक टोक के आयोजन स्थल से उठाकर ले गए। अंजलि को जटिल भावनाएं हो रही थीं जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने हुई घटनाओं की श्रृंखला देखी। उन्होंने चुपके से शिवा की ओर देखा, जो उस वक्त उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। कहीं और चलकर बात करें, शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि अंजलि जवाब देती, वह अकेले नदी के पास के शांत इलाके की ओर चल गया। अंजलि ने अपने होठों को हल्का हिलाया और गहरी सांस ली। खड़े होकर उन्होंने अपना बड़ और दस्तावेज सीट पर रखे और उसी दिशा में चल दी।
पहले की घटनाओं के आधार पर कोई भी अंजलि और शिवा को कम आंकने की हिम्मत न करता। इसलिए जिस विश्राम क्षेत्र की ओर वे जा रहे थे, वहां की भीड़ तुरंत वहां से हट गई। शिवा नदी के किनारे रेलिंग के पास गया और कुछ देर तक उसे देखता रहा। वह तभी पलटा जब अंजलि उसके पास पहुंची। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत हिंसक हूं, या तुम्हारे पास मेरे लिए ढेर सारे सवाल हैं? शिवा ने पूछा। अंजलि ने अपने बालों को एक तरफ किया जो हवा से उड़ रहे थे। सिर हिलाते हुए उन्होंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हारे किए से खुश होना चाहिए या अपने कदम को न रोकने के लिए पछताना चाहिए। बस इतना ही, शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसे अपने प्रति तिरस्कार महसूस हुआ। सच कहूं प्यारी, मैं हमेशा सोचता हूं कि क्या तुम में जरा भी जिज्ञासा है। मुझे याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे वह सब बताओ जो तुम बताना चाहते हो, और जो न बताना चाहो उस पर मैं सवाल नहीं करूंगी, अंजलि ने उदासीनता से कहा। शिवा ने हल्की सी हंसी। लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा। जब तुम नहीं पूछती तो मुझे कई चीजें समझाना मुश्किल लगता है। तो ठीक है, अंजलि ने शांत होकर पूछा, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे क्या पूछना चाहिए? शिवा थोड़ा हैरान हुआ। उसने कुछ देर सोचा और सूर्य देव की ओर इशारा किया, जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उदाहरण के लिए, यह आदमी कौन है, या मैं उसे क्यों जानता हूँ? जैसे मैं किसी की जान लेना कोई बड़ी बात क्यों नहीं मानता। और क्या तुम ये जानने को उत्सुक नहीं हो कि आज सुबह वह औरत कौन थी? दरअसल क्या तुम्हें इन सवालों को बहुत पहले नहीं पूछना चाहिए था? अगर मेरे पास सारे जवाब हों तो भी मैं क्या करूंगी? अंजलि की आंखों में दर्द उभर आया। सच कहूं, मैं बता सकती हूँ कि तुम बिना बताए भी कोई साधारण आदमी नहीं हो। जितना हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, मुझे उतना ही लगता है कि हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। तुम जब चाहो स्विट्जरलैंड के यूनियन बैंक से 100 अरब यूरो निकाल सकते हो। तुम मुझसे कहीं ज्यादा अमीर हो। मेरे पास जो थोड़ा बहुत है वह कई लोगों के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारी दुनिया में यह नमक के दाने जितना भी नहीं। जब बात शक्ति की आती है तो यह हर साफ है। तुम अपनी मर्जी से किसी को भी मार सकते हो। तुम आसानी से नासिक के अंडरवर्ल्ड में तूफान ला सकते हो और रोशनी को वहां का पूरा लीडर बना सकते हो। मुझे लगता है कि सरकार तुम्हें न रोकने की वजह सिर्फ तुम्हारी असाधारण हैसियत है। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या मुझे सिर्फ इसलिए तुम्हें दूसरी औरतों के साथ घूमने की इजाज़त देनी चाहिए क्योंकि तुम ज़्यादा अमीर हो, ज़्यादा ताकतवर हो और वह हासिल कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकती? क्या मुझे खुश होना चाहिए जब मैंने उस अनजान विदेशी औरत को तुम्हारे कमरे से निकलते देखा? क्या मुझे यह मान लेना चाहिए कि तुम औरतों की भीड़ में रहने के लिए पैदा हुए हो? भले ही अंजलि ने धीरे बोला, लेकिन उनके हर शब्द शिवा के कानों में बिजली की तरह गहरे। हाँ, वह सही है। वह क्यों पूछे? अगर पूछे तो क्या होगा? क्या वह पहले से काफी नहीं जानती? शिवा ने सोचा, क्या मैंने सोचा था कि अगर वह सब जान लेगी तो खुश हो जाएगी, मुझसे चिपक जाएगी और अपना सब कुछ मुझे सौंप देगी। अगर उसने ऐसा किया तो वह मेरी पत्नी नहीं रहती, बल्कि सिर्फ एक औरत होती जिसे मैंने ऊंची कीमत पर खरीदा था। तुमका भाषण वाकई दुखदाई है ना? शिवा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अंजलि ने गहरी सांस ली। अपनी हल्की पानी भरी आंखों से नदी के उस पार धीरे बहते क्रूज जहाज को देखते हुए वह धीरे बोली, अगर तुम सचमुच चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में पूछूं तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगी। ठीक है, पूछो। अगर मेरे पास जवाब होगा तो मैं बताऊंगा। सप्ताह, वह कौन है? एपिसोड 15, चुप रहो। परावर्तक नदी सीन हमेशा की तरह शांतिपूर्ण दिखाई दी। किनारे पर लंदन प्लेटेनस के कुछ बड़े पेड़ थे। हरे और पीले पत्ते हवा के साथ बहकर ऊपर आ गए। इस वृक्ष प्रजाति का शीतकाल तक जीवित रहना सामान्य बात थी, जिसके बाद वसंत ऋतु में ये धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देती थी और फिर मुरझा जाती थी। फिलहाल कुछ पीली पत्तियां गिर चुकी थीं। अंततः नदी के किनारे रेलिंग पर पहुंचने से पहले वे धीरे धीरे नीचे की ओर तैरते रहे। शिवा ने बिना सोचे समझे अपने पैर की उंगलियों के सामने काली कीचड़ भरी भूमि पर गिरते पत्तों को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो, क्योंकि हर सेकंड एक बीतते घंटे जैसा लग रहा था। ऐसा लगा जैसे ये हमेशा के लिए हो या एक ही समय में बस कुछ सेकंड हो। उसे बस इतना पता था कि एक पल के लिए उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया था। थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुराने से पहले अंजलि रावत की सुस्त अभिव्यक्ति को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। तो तुम पहले से ही उसके बारे में जानती हो, उन्होंने कहा। क्या अब तुम चाहते हो कि मैंने ऐसा न जाना होता? दरअसल मुझे आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है।
बड़े मुंह वाली माया ने तुम्हें उसके बारे में बताया होगा, है ना? शिवा ने कड़वी मुस्कान बिखेरी। उसने मुझे एक दो बातें बताईं, लेकिन मैं इसे तुमसे व्यक्तिगत रूप से सुनना चाहती हूँ। बेशक, तुम ऐसा करने से इनकार कर सकते हो, अंजलि ने जवाब दिया। मेरे पास इसे तुमसे छिपाने का कोई कारण नहीं है। चाहे तुम इसके बारे में जानती हो या नहीं, यह मेरे अतीत का एक हिस्सा है जो मौजूद है। ये वैसा ही है जैसे कई लोग जवानी में किए गए बचकाने कृत्यों को देखकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लेकिन अतीत अभी भी सच है। कोई भूलने की पूरी कोशिश कर सकता है, लेकिन हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जो इसे याद रखेगा। शिवा ने एक स्पष्ट मुस्कान के साथ कहा, बेशक सप्ताह और मेरे बीच की बातें सिर्फ बचकानी हरकतें नहीं थीं, और मैंने कभी उसे भूलने का इरादा नहीं किया था। फिर भी मुझे वाकई खुशी है कि तुम्हें माया से सप्ताह के बारे में पता चला। कम से कम इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ उस बारे में निजी तौर पर बात करने को तैयार हो। अंजलि भावशून्य रही। चुपचाप शिवा को घूरते हुए उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो? शिवा ने अपना सिर हिलाया। उनकी आंखों में सीधे देखते हुए बोले, प्यार? मुझे यकीन नहीं है। हम एक दूसरे को तब से जानते थे जब हम बच्चे थे। मेरे भारत लौटने से पहले के 21 सालों में वह मेरे लिए हमेशा बहुत मायने रखती थी। वह मेरी दोस्त नहीं थी, क्योंकि हमारे बीच दोस्ती से कहीं गहरा रिश्ता था। हमें जीने के लिए एक दूसरे की जरूरत थी। वह मेरी प्रेमिका नहीं थी, क्योंकि हमने कभी डेटिंग नहीं की। नहीं, हमने एक दूसरे को उपहार दिए। वह मेरी प्रेमिका भी नहीं थी, क्योंकि उसने कभी मेरी बात नहीं मानी, वरना वह उस समय लापरवाही से मेरा साथ न छोड़ती। वह इतनी खास थी। अंजलि ने चुपचाप उनकी बात सुनी। अज्ञात कारणों से जब उन्होंने शिवा की मुस्कान में छिपी पीड़ा को देखा, तो उन्हें भी तीव्र दिल का दर्द महसूस हुआ, जैसे उनके दिल पर बार बार वार हो रहा हो। हालांकि अंजलि यह नहीं बता पाई कि यह उनकी वजह से था या उनकी अपनी वजह से। मुझे उसके लिए ऐसा ही महसूस हुआ। क्या ये जवाब के रूप में ठीक है? शिवा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अंजलि ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने पूछा, माया ने कहा कि मैं वाकई सप्ताह से मिलती जुलती हूँ। क्या ये सच है? हाँ, तुम्हारी आभा और तुम्हारी आंखों का भाव वाकई काफी हद तक उसकी तरह है। लेकिन सप्ताह उतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी तुम हो। मेरा मानना है कि माया ने उसे सिर्फ एक बार देखा था। उनकी मुलाकात संयोगवश अमेरिका में हुई थी, इसलिए वह सप्ताह के बारे में ज्यादा नहीं जानती। उसके बकवास को नजरअंदाज करो, शिवा ने कहा। अंजलि ने अपनी पतली भुजाओं से रेलिंग को पकड़ा। वह थोड़ा कांपने से खुद को रोक न सकी। शांत होकर उन्होंने पूछा, तुम्हारी नज़र में क्या मैं सप्ताह की जगह ले सकती हूँ? ऐसा लग रहा था कि अंजलि ने ये सवाल पूछने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी, लेकिन उन्होंने शिवा की आंखों में संकल्प के साथ सीधे खड़े होने के लिए खुद को मजबूर किया। शिवा को अचानक कुछ याद आया। उन्होंने उस दिन के बारे में सोचा जब वह यशराना के संगीत समारोह में गए थे, जहां अंजलि ने मंच के पीछे कुछ अजीब बात कही थी। तुम्हारी नज़र में मैं एक प्रतिस्थापन से ज्यादा कुछ नहीं हूँ, है ना? बस यही बात थी। वह उस समय सप्ताह के अस्तित्व से वाकिफ थी और यह भी जानती थी कि वे एक जैसी दिखती थी। इसलिए उन्होंने अचानक वह बात कही। शिवा ने सोचा। शिवा को यह वाकई हास्यास्पद लगा। वह इतनी जोर से हंसे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आह भरी, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझसे पूछा था कि क्या तुम उस समय अचानक एक प्रतिस्थापन से ज्यादा कुछ नहीं थी। प्यारी अंजलि, कृपया ज्यादा मत सोचो। तुम हो और सप्ताह सप्ताह है। मेरे लिए सप्ताह एक अविस्मरणीय याद है, लेकिन अब तुम मेरी पत्नी हो। अगर मैंने वाकई तुम्हें सप्ताह के प्रतिस्थापन के रूप में देखा होता, तो मैं तुम्हें स्वीकार करने के लिए इतना प्रयास न करता। सीधे कहूँ तो अगर तुम सिर्फ एक प्रतिस्थापन होती, तो मुझे तुम्हारी भावनाओं की इतनी परवाह क्यों होती? अंजलि ने शिवा को कुछ देर तक घूरा, फिर उनके होठों के कोनों पर एक अजीब सी हल्की मुस्कान उभरी। उस समय नीलम बादल होटल में मैंने तुमसे शादी की बात की थी। तुमने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन मुझे इमारत से कूदने से रोकने के बाद जल्दी ही स्वीकार कर लिया। उस समय मैंने अनुमान लगाया होगा कि तुमने सप्ताह और मेरे बीच संबंध जोड़ लिया था, इसलिए अचानक बदलाव आया। क्या मैं सही हूँ? शिवा को समझ नहीं आया कि अंजलि ने इतने समय पहले की उस घटना को अचानक क्यों उठाया। ये वाकई अंजलि की उस नज़र की वजह से था, जिसे शिवा ने स्पष्ट रूप से देखा था, जिसने उन्हें सप्ताह की उस दृढ़ नज़र की याद दिलाई थी जब उसने जाने का फैसला किया था। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि अगर वह नज़र न होती, तो शिवा ने शादी के प्रस्ताव को इतनी जल्दी स्वीकार न किया होता और न ही बाकी सारी घटनाएं हुई होती। हाँ, जैसा मैंने कहा,
तुम्हारी नज़र और आभा वाकई सप्ताह की तरह है, शिवा ने सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें उसके प्रतिस्थापन के रूप में देखता हूँ। इतना कुछ एक साथ झेलने के बाद मेरा मानना है कि हम पहले ही एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को साबित कर चुके हैं, है ना? अंजलि ने सिर नीचे किया और हंसी। इसलिए मैं ये निष्कर्ष निकालती हूँ कि सप्ताह को मुझे धन्यवाद देना चाहिए। अगर मैं उससे इतनी मिलती जुलती न दिखती तो मैं इमारत से कूदने के बाद उसी समय मर गई होती। अगर मैंने ऐसा न भी किया होता तो वह आदमी मुझे और रवि रॉय को मार देता। मेरे पास जो कुछ भी था वह जबरदस्ती छीन लिया जाता और मैं पहले ही किसी और का खिलौना बन गई होती। मुझे वाकई सप्ताह को धन्यवाद देना चाहिए, है ना? आखिरकार अंजलि की आंखों से क्रिस्टल जैसे आंसू बहने लगे। वे उनके चेहरे से नीचे बहे और अनियंत्रित रूप से घास पर गिरे। हालांकि वह अपनी भावनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके शरीर की कँपकँपी और स्पष्ट होती गई। शिवा काफी उलझन में था। उन्हें समझ नहीं आया कि अंजलि अचानक क्यों रोने लगी। शुरू में उन्होंने सोचा था कि उनके जवाबों से उन्हें मानसिक शांति मिलेगी और उनके बीच का तनाव खत्म हो जाएगा, या शायद उनके रिश्ते में सुधार आएगा। लेकिन स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि नतीजा और खराब हो गया। अंजलि, तुम्हें क्या हुआ? क्या हम अच्छे से बात नहीं कर रहे थे? तुम क्यों रो रही हो? मैंने कई बार कहा है कि तुम सिर्फ एक प्रतिस्थापन नहीं हो। तुम मेरे लिए अनोखी हो, तुम मेरी पत्नी हो। तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ। जब चीजें नियंत्रण से बाहर हुई तो शिवा निराश हो गया। उनका लहजा कठोर हो गया था। उन्होंने अंजलि को उनके पूरे नाम से पुकारा। हालांकि अंजलि ने चुपचाप सिर नीचे रखा, जबकि आंसू टूटी डोर के मोतियों की तरह गिर रहे थे। अगर आयोजन स्थल पर मौजूद लोग और पीछे पहरा दे रहा सूर्यदेव न होता तो शिवा और भी उदास महसूस करता। पृथ्वी पर कौन सा पुरुष दूसरों को अपनी पत्नी को रुलाने देना चाहेगा? आखिरकार अंजलि ने आंसुओं को रोकने के लिए खुद को मजबूर किया और सिर उठाया, जिससे उनकी लाल आंखें दिखने लगीं। उनके चेहरे का हल्का मेकअप आंसुओं से धुल गया था। वह महिला जो हमेशा स्वतंत्र और सख्त दिखती थी, अब मुरझाए हुए ट्यूलिप की तरह थी, असाधारण रूप से आकर्षक और दयनीय लग रही थी। शिवा ने राहत की सांस ली। उन्होंने धीरे से बोलने की कोशिश की। अंजलि, तुम्हें क्या हुआ? मुझे नहीं पता कि ऐसे समय में मुझे क्या करना या कहना चाहिए। अंजलि की लाल और पानी भरी आंखें शिवा के चेहरे को देख रही थीं। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, माया ने कहा कि सप्ताह तुम्हारे बच्चे के साथ एकमात्र महिला थी। क्या ये सच है? शिवा ने अनिच्छा से सिर हिलाया। सप्ताह और उनके गर्भ में बच्चा हमेशा दर्दनाक यादों की लहर लाता था। अगर वह उस महिला और अजन्मे बच्चे को उनके सामने बर्फीले ज्वार में मरते और गिरते न देखता तो वह अपनी सारी इच्छाएं खो देता और खूनखराबे और इच्छाओं से जाग जाता। उसके बाद वह अकेले भारत लौट आया और जीवन भर वहीं रहने की योजना बनाई। अंजलि की मुस्कान तब और तेज हो गई जब उन्हें शिवा की सुस्त अभिव्यक्ति का एहसास हुआ। तो मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछूंगी, ठीक है? शिवा को कुछ उम्मीद थी। वह गहरी चिंता महसूस करने लगा। अंजलि ने मुंह खोला और स्पष्ट रूप से कहा, अगर सप्ताह और बच्चा जीवित होते और तुम्हें दूसरा मौका मिलता तो क्या तुम तब भी मुझे अपनी पत्नी बनने की इजाजत देते? चुप रहो, शिवा अचानक जोर से चिल्लाया। उनकी अभिव्यक्ति अचानक क्रूर हो गई, जबकि उनकी आंखें, जो अंजलि को देख रही थीं, खून से लथपथ हो गईं। सप्ताह और उसका बच्चा अब यहाँ नहीं है, शिवा ने कांपती आवाज में कहा। ऐसे सवाल पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। जब शिवा गुस्से में आया तो अंजलि जरा भी नहीं डरी। इसके उलट वह शांत होकर मुस्कुराई और धीरे से बोली, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। हालांकि तुमने कहा था कि मैं सप्ताह की जगह नहीं ले सकती, लेकिन सच्चाई यह है कि यह तुम्हारा अवचेतन विचार है। जब से तुमने मुझसे शादी करना स्वीकार किया, तुम्हारे दिल में तुमने मुझे कभी भी असली सप्ताह से अलग नहीं किया। अगर सप्ताह न होती तो मैं यहाँ तुम्हारी पत्नी के रूप में खड़ी न होती। एपिसोड 16, खुद से झूठ बोलना बंद करो। ऐसा लग रहा था जैसे अंजलि के शब्द शिवा के लंबे समय से स्थापित अतीत और उन कई विचारों में गड्ढा खोद रहे थे जिन्हें छूने की हिम्मत उन्होंने नहीं की थी। चुप रहो, चुप रहो। मुझे तुम्हें कितनी बार कहना होगा कि तुम मुझ पर भरोसा करो। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। शिवा का दिमाग एक फटे हुए बॉयलर की तरह था। दर्द जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था उसे गुस्सा दिला रहा था और उसके मंदिर धड़क रहे थे। शिवा को नहीं पता था कि वह इतना गुस्सा क्यों था। वह अंजलि पर अनियंत्रित रूप से क्यों चिल्ला रहा था। वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह सिर्फ यही सोच पा रहा था। अंजलि की नजरें तेज और शांत हो गईं,
जैसे वह सब कुछ देख सकती हूँ। खुद से झूठ बोलना बंद करो, शिवा। सच्चाई यह है कि तुम हमेशा से जानते थे कि तुम मुझे और सप्ताह को कभी अलग नहीं कर सकते। तुम मानते थे कि वह और मैं सिर्फ इसलिए अलग थे क्योंकि तुम खुद को समझाना चाहते थे, खुद को सुन्न करना चाहते थे। तुम रिश्ते में कमजोर नहीं होना चाहते थे। तुम उस अतीत में और ज़्यादा समय तक नहीं रहना चाहते थे। तुमने खुद को फिर से बनाने की कोशिश की, उस दयनीय दुष्ट की जगह जो सप्ताह के चले जाने से उदास था। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे अतीत के दर्द को कम करने का एक बहाना मात्र हूँ। तुम खुद को धोखा दे रहे हो। वास्तव में हमारे बीच सब कुछ सिर्फ सप्ताह की वजह से शुरू हुआ। अंजलि के शब्द बर्फीली बारिश की तरह थे जो शिवा के कानों पर पड़ रहे थे, उसे स्थिर कर रहे थे। अगर तुम वाकई सप्ताह और मुझे अलग बता सकते जैसा तुमने कहा था, तो रोशनी के बारे में क्या, जो तुम्हें बहुत पहले से जानती थी, वह तुम्हारी पत्नी क्यों नहीं है? क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? क्या इसलिए कि वह एक भूमिगत संगठन से है? क्या तुम्हें इसकी परवाह है? अगर तुम चाहते तो क्या वह तुम्हें मना करती? और रिया, जो पहले ही अमेरिका चली गई है, क्या तुम उसकी भावनाओं को नहीं देख सकते? वे बहुत पहले तुम्हारे साथ थी। उन्होंने तुम्हारे साथ मुझसे कहीं बेहतर व्यवहार किया है और तुम्हारी पत्नी बनने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। मेरे जैसी औरत जिसे रिश्तों की समझ नहीं है, जो सिर्फ काम जानती है, जो तिरस्कारपूर्ण और ठंडी है और तुम्हें दरवाजे पर भी नहीं आने देती, फिर भी तुम किसी तरह मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो। तुम मेरी हर बात से वाकिफ हो, है ना? तुम कभी सप्ताह को छोड़ना नहीं चाहते थे, तुम सिर्फ उसकी वजह से मेरे साथ हो। शिवा का शरीर रेलिंग पर लटक रहा था। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे उनकी आत्मा खाली हो गई हो या वह किसी लंबी थकाऊ लड़ाई से गुजर चुके हों। शिवा ने धुंधली आंखों से नदी के दूर किनारे को घूरते हुए कहा, अंजलि, इसे रोक दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे रुकने की विनती करता हूँ। अंजलि ने सिर उठाया, अपनी आंखें पोंछी और माफी मांगते हुए मुस्कुराई। मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि यह कठोर लगता है और तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जिनमें से कुछ मैंने देखे और कुछ नहीं। लेकिन मैं यहाँ बैठकर इसे और सहन नहीं कर सकती थी। मैं इन शंकाओं को गहराई में दबा रही हूँ, जैसे कोई धीमा जहर मुझे खा रहा हो। मेरे लिए भी यह आसान नहीं है, शायद इसलिए कि मैं विदेश में हूँ। मेरे पास ध्यान भटकाने के लिए ज़्यादा काम या लोग नहीं है और मेरे पास सोचने के लिए ज़्यादा समय है। यह अभी फिर हुआ। वे सारी छोटी छोटी वजहें एक साथ आ गईं और तुमने मुझे तुमसे सवाल करने की इजाज़त दी, तो मैंने वह सब कह दिया जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। अगली बार मैं तुम्हें इस तरह नहीं बताऊंगी। शिवा चुप रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। अंजलि ने अपने होंठ काटे। सम्मेलन जल्द शुरू होने वाला है, मुझे अपनी सीट पर लौट जाना चाहिए। अगर तुम्हारा मूड अभी भी खराब है तो तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे दोस्त के यहाँ आने की कोई वजह होगी। मेरी बातों को दिल पर मत लो, मैं तो बस अपनी शिकायतें जाहिर कर रही हूँ। क्या हम हमेशा नहीं लड़ते? ये भी वैसा ही है। दिन के अंत में हमें फिर भी हमेशा की तरह जीना होगा। बोलने के बाद अंजलि ने शांति से अपनी उपस्थिति ठीक की और अपनी सीट पर लौट गईं। सूर्यदेव के पास से गुजरते हुए उन्होंने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और उन्होंने उन्हें विनम्र मुस्कान दी। सबने देखा कि अंजलि अपनी सीट पर लौट रही थी और सोच रहे थे कि आखिर हुआ क्या। एक बड़बड़ाहट शुरू हो गई। आखिरकार कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता था कि वह अभी रोई थी। इसके उलट भाई बहन रवि और माया बहुत शांत थे। अंजलि की हालत देखकर चिंतित होकर वे चुप रहे। अंजलि को फुसफुसाहट या नजरों की परवाह नहीं थी। वह अपने दस्तावेजों की जांच करते हुए जल्दी बिजनेस मोड में आ गई। तभी गायब मैनेजर चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उनके सामने आया और धीरे से पूछा, मिस अंजलि, क्या हम सम्मेलन शुरू कर सकते हैं? अंजलि अनजाने में हैरान हो गई। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? यह मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। मैनेजर खिलखिलाकर हंसा। अगर आप तैयार नहीं हैं तो हम इंतजार कर सकते हैं। ओह, वैसे श्री शिवा अभी तक वापस नहीं आए हैं, क्या हमें उनका भी इंतजार करना चाहिए? मैनेजर ने श्रद्धापूर्वक शिवा की ओर देखा, जो अभी भी नदी के किनारे था। अंजलि को अचानक समझ आया। ये लगभग हास्यास्पद था कि कैसे वहां हर कोई शिवा की रहस्यमयी पहचान से डरा हुआ था और अवचेतन रूप से उन्हें फैसले लेने की इजाजत दे रहा था। चिंता की कोई जरूरत नहीं। अभी जो हुआ वह एक निजी मामला था, इसे फैशन वीक को प्रभावित न करने दे, अंजलि ने सलाह दी। मैनेजर ने तुरंत सिर हिलाया। मिस अंजलि वाकई दयालु हैं। बाद में दोपहर के स्वागत समारोह में कृपया अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करें। चूंकि आप पहली बार फैशन वीक में भाग ले रही हैं, हम अच्छे मेजबान होंगे।
अंजलि ने लापरवाही से जवाब दिया और संकेत दिया कि उन्हें जल्द शुरू करना चाहिए। उन्हें रिसेप्शन वगैरह में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। बस वह नदी के किनारे खड़ी आकृति को देखने से खुद को रोक न सकी और एक अनकही जटिल भावना महसूस कर रही थी। इस समय शिवा, जो रेलिंग से जड़वत खड़ा था, धीरे धीरे होश में आया। उसने अपना बायां हाथ उठाया और उंगली से इशारा किया। सूर्यादेव ने इस इशारे को देखा और उनकी ओर बढ़ा। शिवा ने आह भरते हुए पूछा, सूर्या, मैं तुमसे कुछ पूछने जा रहा हूँ, मेरे साथ ईमानदार रहो। सूर्यादेव का जख्मी चेहरा भावहीन रहा, सिर्फ उनके होंठ हिले। महामहिम, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बहुत अच्छा, शिवा ने कहा। तो मुझे बता, तुम्हारी नज़र में क्या मैं ऐसा इंसान हूँ जो अपनी कमजोरियों से डर जाता है? सूर्यादेव की दूधिया पुतलियां चमक उठी। महामहिम, भले ही मैं आपका अधीनस्थ हूँ, लेकिन उम्र के हिसाब से आपका सवाल आपकी उम्र जितना ही बचकाना है। शिवा अपनी हंसी न रोक सका। जब तुम इसे इस तरह कहते हो तो मेरा सवाल वाकई मूर्खतापूर्ण लगता है। सूर्यादेव ने सीधे जवाब दिया, मुझे लगता है कि छल और ईमानदारी सिर्फ साधन है। जब तक कोई अपने इरादों को स्वीकार करता है, यही उसे मजबूत बनाता है। असली ताकत शारीरिक नहीं है, बल्कि इस बात में है कि क्या कोई मुश्किल हालात में अपनी समस्याओं का सामना कर सकता है और उन्हें हल कर सकता है। शिवा ने आंखें सिकोड़कर कुछ देर सोचा, फिर खुद पर हंसा। लगता है मेरा सवाल वाकई मूर्खतापूर्ण था। सही कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कमजोर हूँ या मजबूत। जब तक मैं अपनी समस्याओं का सामना करता हूँ, तब तक शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। सूर्यादेव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें चमक उठीं। भले ही वे उनकी सारी परेशानियां दूर न कर सके, शिवा ने जल्द ही अपना दिल शांत कर लिया और पूछा, तुम यहाँ सिर्फ मुझसे मिलने तो नहीं आए होंगे? तुमने देखा होगा कि तुम्हारे आने के बाद स्थिति लगभग बेकाबू हो गई थी। सूर्यादेव गंभीर हो गया, सिर हिलाते हुए बोला, वाकई एक जरूरी बात है। मेरा मानना है कि महामहिम ने सुना होगा कि फ्रांस की बाह्य सुरक्षा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विशेष संगठन की गुप्त बैठक पेरिस में होगी। शिवा ने भौहें सिकुड़ी। मैंने सुना है कि इसका मकसद देवताओं का साम्राज्य या ऐसे ही किसी संगठन और उसके नेता सूर्य का मुकाबला करना है। वास्तव में मैं पहले उनसे मिल चुका हूँ। जब फ्रांस में मेरा अपहरण हुआ था, वह उनके एक सहायक समूह ने किया था। सचमुच महामहिम का उनसे संपर्क हुआ है, लेकिन मैं यहाँ खास तौर पर मैडम पार्वती से मिलने के अलावा महामहिम के साथ एक जरूरी मामले पर चर्चा करने आया था। सूर्यादेव ने कहा। क्या तुम मुझे ये बताने जा रहे हो कि तुमने उस सूर्य की असलियत पहचान ली है? शिवा हंसा। सूर्यादेव ने सिर हिलाया। सूर्य की वैधता हमारे लिए कोई बड़ी चिंता नहीं है, नहीं यह कुछ ऐसा है जिसका हम अनुमान लगा सकें। मैं महामहिम को बताना चाहता था कि कल की गुप्त बैठक में सूर्य और देवताओं के साम्राज्य का पता लगाने और उसे हराने के तरीकों पर चर्चा के अलावा महामहिम से जुड़े एक मामले पर भी बात होगी। यह एक दैवीय हथियार के स्वामित्व पर बहस के बारे में है। दैवीय हथियार? शिवा हैरान हुआ, फिर हंसा। तुम उस हथियार की बात नहीं कर रहे जो पिछले यम ने खो दिया था? वह कोई साधारण हथियार नहीं है। इससे पहले जब मैंने भैरव के साथ लड़ाई की थी, मुझे पता चला था कि भगवान के दैवीय हथियार में वाकई आश्चर्यजनक शक्ति होती है। भैरव का त्रिशूल समय और स्थान को रोक सकता है, बाकी देवताओं के दैवीय हथियार भी उतने ही या उससे ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ सामने आया तो मैं इसे महसूस करता। सूर्यादेव थोड़ा चौंका, लगता था उसे भैरव के साथ लड़ाई के बारे में नहीं पता था, लेकिन उन्होंने इस पर जोर नहीं दिया और समझाया, ये दैवीय हथियार 12 ओलंपियनों में से किसी के पास नहीं है, लेकिन इसका मालिक महामहिम के साथ सबसे महत्वपूर्ण अतीत साझा करता है। मुझे सस्पेंस में मत रखो। ये कौन है? कौन सा दैवीय हथियार है? शिवा ने उकसाया। यह मृत्यु के देवता काल की तलवार का दैवीय हथियार है, सूर्यादेव ने जवाब दिया। मृत्यु का देवता काल, एपिसोड 17, काल। शिवा ने निश्चित रूप से नहीं सोचा था कि यह वह देवता होगा। जहां तक उन्हें पता था, 12 ओलंपियनों के अलावा भी कई अन्य देवता मौजूद थे। हालांकि इतिहास के लंबे विकास के बाद 12 ओलंपियनों को छोड़कर लगभग हर दूसरे देवता का वध कर दिया गया था। उनमें से कुछ, जो अत्यधिक लंबी आयु के कारण जीवित रहने में सफल हो गए थे, ने पूर्वयम की तरह स्वयं अपनी जान लेने का निर्णय लिया। इसके अलावा उन्होंने पुनर्जनन की ओर बढ़ने के बजाय अपनी चेतना को छोड़ देना चुना था। मेरा मानना है कि महामहिम पूर्वयम के सहायकों, मृत्यु के देवता काल और निद्रा के देवता सुप्त से परिचित हैं, जो भाई बहन हैं, जिन्हें रात्रि की देवी निशा ने जन्म दिया था। मुझे विश्वास नहीं है कि आप उनसे पहले मिल चुके हैं।
जबकि उनके दैवीय हथियार पहली पीढ़ी के यमलोक के स्वामित्व वाले अदृश्यता के शिरस्त्राण का मुकाबला नहीं कर सकते थे, वे फिर भी कोई साधारण वस्तु नहीं है, सूर्यदेव ने पूरी गंभीरता से कहा। शिवा ने कुछ समय के लिए विचार किया। काल की तलवार, है ना? मैंने सुना है कि एक बार तलवार मानव शरीर के किसी भी हिस्से को छू ले, जिसमें एक बाल भी शामिल हो, तो शरीर की आत्मा को तुरंत खींच लिया जा सकता है। वर्तमान पौराणिक कथाओं के अनुसार काल एक मरते हुए व्यक्ति के बालों को तलवार से काटकर उसकी आत्मा ले लेता है। जहां तक मुझे पता है, काल लगभग अन्य देवताओं की तरह ही एक सहस्राब्दी से गायब है। ये तलवार यहाँ क्यों होगी? सूर्यदेव ने समझाया, मुझे नहीं पता, ये बहुत अचानक हुआ है। तलवार अब फ्रांसीसी बाहरी सुरक्षा के पास है। हालांकि फ्रांस ने इसके स्रोत का खुलासा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें गुप्त बैठक के माध्यम से तलवार के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढने की आवश्यकता है। फ्रांस में कोई ऐसा विशेष संगठन नहीं है जो तलवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। अंतर्राष्ट्रीय विशेष संगठनों के युद्ध क्षेत्र में उनके पास बिल्कुल भी बोलने की ताकत नहीं है। इसलिए अगर यह काल की तलवार न होती तो पेरिस में यहाँ विभिन्न संगठनों से इतने सारे कुलीन लोग इकट्ठा न हुए होते। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि वे अपनी तुच्छ प्रतिष्ठा के आधार पर दुनिया भर से अभिजात वर्ग को आमंत्रित करने में कैसे कामयाब हुए। शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही सूर्य और देवताओं का साम्राज्य पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाए और पहले फ्रांस के राष्ट्रपति की हत्या का इंतजार किया जाए, फिर भी इस मुद्दे को सुलझाने की बारी फ्रांस की नहीं होगी। मेरे पेरिस आने से पहले पीत अग्नि लौह सेना के प्रतिनिधि ने पहले की गुप्त बैठक का जिक्र किया था, लेकिन काल की तलवार के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि वे चिंतित थे कि मैं उनसे वह वस्तु चुरा लूंगा। वे आश्चर्यजनक रूप से विचारशील हैं, है ना? ये बहुत संभव है। आखिरकार महामहिम अब भारत में रहते हैं। सूर्यदेव ने कहा, आपकी कोई भी कार्रवाई पीत अग्नि लौह सेना पर दबाव को बहुत बढ़ा सकती है। क्यों? महामहिम उस तलवार को पुनः प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम है। सूर्यदेव ने भ्रमित होकर जवाब दिया, आखिरकार यह मृत्यु के देवता का दैवीय हथियार है। इसे आपको वर्तमान नियम को देना सबसे उपयुक्त है। यद्यपि मैं इसकी प्रामाणिकता के बारे में निश्चित नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पहले से ही बहुत सारे संगठन इकट्ठा हो चुके हैं, फिर भी मैं मान सकता हूँ कि यह पूरी तरह से निराधार नहीं है। यदि महामहिम परेशानियों से बचना चाहते हैं तो इस स्थिति का तुरंत ध्यान रखने के लिए समुद्री गरुड़ों को भेजेगा। तुम कभी नहीं समझ पाओगे। दैवीय हथियार वास्तव में अब मेरे लिए उतने उपयोगी नहीं हैं। शिवा ने अपनी रुचि की कमी दिखाने के लिए अपना हाथ हिलाया। आखिरकार उसने परमेश्वर की अंतरिक्ष विधियों को लगभग पूरी तरह समझ लिया था। शिवा को लगा कि एकमात्र पहलू जिसमें सुधार की गुंजाइश है वह है पुनर्जनन की रहस्यमयी दुनिया, जो अनंत संकल्प पुनर्स्थापना शास्त्र का 9वां स्तर है, जिसे वह ज्योतितन चरण में कदम रखने के बाद। इसके अलावा वह रहस्यमयी व्यक्ति जिसने अचानक समय स्थान को तोड़ा और पवित्र पात्र की दैवीय शक्ति छीन ली थी, शिवा के दिमाग में आया। अगर ये तलवार असली है तो क्या वह आदमी फिर से प्रकट होगा? शिवा ने सोचा। यद्यपि शिवा भगवान के पत्थर को पुनः प्राप्त करने के लिए भेड़ों की तरह दृढ़ नहीं था, लेकिन जब इसे किसी ऐसे व्यक्ति ने ले लिया जो अज्ञात रहने में कामयाब रहा तो उसे थोड़ा अपमानित महसूस हुआ। सूर्या, कल रात गुप्त बैठक कहाँ होगी? शिवा ने धीमे स्वर में पूछा और दूर खड़े जहाजों को घूरने लगा। ले हाव में बंदरगाह पर क्रूज यान लोई 16वां। सूर्या ने बताया, ये रात 9 बजे सवार होने के लिए खुलेगा और फिर एक खाली द्वीप की ओर बढ़ेगा जहां फ्रांसीसी सेना का गुप्त प्रशिक्षण अड्डा है। ले हाव, क्या यह इंग्लिश चैनल के ठीक बगल में नहीं है? मेरा मानना है कि हमें यहाँ से वहां पहुंचने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे, शिवा ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। सूर्यदेव ने सिर हिलाया। हाँ महामहिम, लेकिन यह वास्तव में समझने योग्य है। उन्होंने दुनिया भर से विशेष लोगों को इकट्ठा किया था। यह अपरिहार्य है कि वे काल की तलवार जैसी किसी निश्चित वस्तु के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए लड़ेंगे। यदि यह पेरिस या किसी प्रमुख शहर में आयोजित किया जाता तो उनके और हम में से बाकी लोगों के लिए अपने तर्कों को छिपाना कठिन होता। शिवा ने अपने कंधे उचकाए। शायद। ठीक है, मैं कल रात वहां जाऊंगा। आपको भी इस आयोजन में आमंत्रित किया गया है ना? सूर्यदेव ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन यदि महामहिम इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद रखते हैं तो मैं अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, बस ऐसी बैठक में सावधान रहो। थोड़ी देर घूमने के बाद मैं बस तुम्हारी तलाश करूंगा। वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। सिर्फ इसलिए मुझ पर ध्यान मत दो क्योंकि मैं वहां हूँ,
और किसी भी संगठन के किसी व्यक्ति से मेरा जिक्र मत करना। सूर्यदेव शिवा के व्यवहार से काफी असहाय लग रहा था। उन्होंने आह भरते हुए कहा, महामहिम, भारत में रहने के पिछले 2 वर्षों में आप वाकई बहुत बदल गए हैं। शिवा खिलखिलाकर हंसा, हाँ, बस रहने दे। इस तरह शांतिपूर्ण जीवन जीना बहुत बुरा नहीं है। मुझे बस कभी कभार आने वाली परेशानियों से निपटना पड़ता है। यद्यपि यह उस समय के मेरे जीवन जितना रोमांचक नहीं है, फिर भी मैं उस जीवन से बहुत पहले ही उब चुका हूँ। सूर्या, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि किसी तरह आप इससे सहमत होंगे। आखिरकार सूर्यादेव के जख्मी चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने अपना सिर हिलाया। शिवा ने सिर हिलाया। सूर्या, तुम्हारी मुस्कान हमेशा की तरह बदसूरत है। तस्क तस्क अल्पविराम। उसी समय पेरिस के उत्तर में लोई 16वां नामक एक विशाल चांदी के शरीर वाला 50 मीटर लंबा क्रूज यान ले हावा में बंदरगाह के पास चुपचाप खड़ा था। ये कम से कम 2.5 फुटबॉल मैदानों जितना लंबा था। प्रवेश द्वार के बाहर लाल कालीन के साथ किनारे से जुड़ी लंबी सीढ़ियां थीं, जिनके दोनों तरफ ताजे फूल थे। स्थानीय लोगों को यह नहीं पता था कि यह यान सामान्य पर्यटकों के बजाय जनता के लिए अज्ञात लोगों के एक विशेष समूह का स्वागत कर रहा था। साधारण कपड़ों में रिया ने रवि और 7वें बयूरो के कुछ सदस्यों के साथ क्रूज यान पर गश्त पूरी कर ली थी, इसलिए वे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। लग्जरी यान को देखने के लिए रिया मुड़ी। क्या काल की तलवार को अभी तक द्वीप पर आधार पर भेजा गया है? हाँ, ये हमारे विरोधी जासूसी विभाग की निगरानी में है। विध्वंसक के माध्यम से आधार पर भेजे जाने के बाद इसे एक समान सुरक्षा बल के साथ संरक्षित किया जाएगा, रवि ने जवाब दिया। रिया ने सिर हिलाया। ठीक है, हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते। जब तक काल की तलवार हमारे हाथ में है, हम निश्चित रूप से इस बार बैठक से लाभान्वित होंगे। एक जटिल अभिव्यक्ति दिखाते हुए रवि गंभीर हो गया। अनिच्छा से उन्होंने पूछा, निदेशक, वैसे भी हमें उस तलवार पर कब हाथ मिला? ऐसा क्यों है कि मुझे इस खबर की भनक भी नहीं लगी? रिया ने तिरस्कार के साथ कहा, तुम्हें लगता है तुम कौन हो? क्या तुम मानते हो कि तुम 7वें बयूरो में सब कुछ जानने के लायक हो क्योंकि तुम उपनिदेशक हो? रवि, अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाओ। मैं कल रात बैठक के दौरान पीछे के दृश्यों के काम की देखभाल करने के लिए ले हावा में अस्थायी आधार के अंदर रहूंगी। तुम द्वीप की स्थिति की निगरानी करोगे और कल मेजबान बनोगे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रवि हक्का बक्का रह गया। निदेशक, क्या आप द्वीप पर नहीं जा रही हैं? बकवास। अगर मुझे द्वीप पर बैठक की मेजबानी करनी होती तो उपनिदेशक के रूप में तुम्हारी जरूरत ही क्यों पड़ती? मैं अगले कुछ वर्षों में बयूरो में एक कदम पीछे हटूंगी। ऐसा हर साल नहीं होता कि तुम्हें ऐसे आयोजन की मेजबानी करने का अनुभव मिले। यह क्या है? क्या तुम इस अवसर को ठुकराने जा रहे हो? रिया ने ठंडे स्वर में पूछा। रवि ने जल्दी से सिर हिलाया। अब समझ आया। प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद निदेशक। रिया आखिरकार कम नाखुश दिखी। इसके बाद वह अपने कुछ अधीनस्थों के साथ चली गई। रिया और अन्य लोगों के चले जाने के बाद मोटा बलराम, जो रवि के पीछे पीछे चल रहा था, तेजी से आगे बढ़ा। उपनिदेशक, ये स्पष्ट है कि निदेशक डर की वजह से पीछे हट रही हैं। वह पूरी दुनिया के संगठनों के सदस्यों से डरती हैं। बैठक के दौरान कोई विवाद होने पर आप निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएंगे। यहाँ तक कि काल की तलवार को देखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आपको सौंपी गई है। ये बेतुका है। वह आपके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? रवि ने असंतोष से बलराम को घूरा। चुप रहो, तुम्हें निदेशक की पीठ पीछे उनके बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बलराम ने सिर हिलाया क्योंकि उसके पास अपना गुस्सा दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रवि ने पलटकर नीले सागर को देखा। वास्तव में, भले ही निदेशक ने कहा कि काल की तलवार रखने के लिए बैठक में हमारी बात सुनी जाएगी, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि हमें ये बैठक आयोजित करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए था। यद्यपि खजाना हमारे पास है, इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसे इंग्लैंड या अमेरिका को सौंपना, जिन पर पहले सूर्य द्वारा हमला हो चुका है, दोनों विकल्पों में से बेहतर हो सकता है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि इंग्लैंड के पास पत्थर में तलवार है, जबकि अमेरिका के पास नीला तूफान है? बलराम ने सिर उठाकर पूछा। उन्होंने कटुता से कहा, उनकी तुलना में हम वास्तव में बहुत कमजोर हैं। रवि ने अपनी आंखें बंद की और बोला, भले ही यह निर्णय सही हो या गलत, बैठक कल रात भी होगी। हमारे पास मेहमानों को उचित सेवा देने की पूरी कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यद्यपि प्रत्येक देश के अभिजात वर्ग मजबूत हैं, लेकिन उनके बीच समान भय के कारण वे लापरवाही से व्यवहार करने का साहस नहीं करेंगे। हमें इस समय इसका लाभ उठाना होगा।
मेरा मानना है कि अंत में हमें कुछ हद तक लाभ होगा। बस उम्मीद करते हैं कि काल की तलवार वास्तव में देवताओं के साम्राज्य से निपटने के लिए इस चर्चा के माध्यम से हमें पर्याप्त लाभ दे सकती है। रवि उदासीन लग रहा था, जबकि वह अपनी भूरी नीली आंखों से क्षितिज को देख रहा था, मानो किसी गहरे चिंतन में डूब गया हो। एपिसोड 18 पाखंडी। जब ट्यूलेरीज गार्डन में फैशन सप्ताह सुबह से दोपहर के करीब पहुंचा, तब तक कई ब्रांडों ने अपने नए उत्पादों का लॉन्च पूरा कर लिया था। वास्तव में इससे पहले अभिमानी महिला मेला के उभरने के कारण आयोजन स्थल पर व्यवधान हुआ था, जिसके चलते कुछ छोटे डिजाइनरों को मंच पर अपनी कला दिखाने का मौका नहीं मिला। शिवा के साथ बैठक की चर्चा खत्म करने के बाद सूर्या ने खुद को वहां से हटा लिया। आयोजन स्थल पर कॉफी का कप लिए हुए और बिना किसी मकसद के घूमते हुए शिवा फैशन सप्ताह में अपनी सीट पर वापस नहीं लौटा। उसका मन न तो काल की तलवार से भरा था और न ही गुप्त मुलाकात से, बल्कि इस बात से कि वह अंजलि के साथ अपने रिश्ते को कैसे सुधारेगा। अंजलि ने इसे बहुत अच्छे से कहा था, भले ही उनके मन में कुछ भी हो, फिर भी उन्हें अपना जीवन हमेशा की तरह जीना था। अब चीजें वैसी नहीं रहेंगी जैसी पहले थीं। जब वे पहली बार मिले थे तो उन्होंने पति पत्नी की बजाय अजनबियों की तरह व्यवहार किया था। उस समय वे तलाक या विवाह जैसे शबांदी का उल्लेख करते रहते थे, लेकिन जाहिर है कि अब यहाँ संभव नहीं था। यद्यपि वे जानते थे कि वे एक जलदमरुमध्य या हजारों पहाड़ों से अलग हैं, फिर भी उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि यदि वे एक दूसरे को छोड़ देंगे तो उनके दोनों के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ेगा। कम से कम माता सूर्यमा, गायत्री और रक्षा, जो सभी उनके साथ निकटता से जुड़े हैं, वे इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगी। उनके कार्य जीवन और संबंधों में भी खलल पड़ जाएगा, जिससे उनकी शुरुआती शांतिपूर्ण जीवन शैली गड़बड़ हो जाएगी। घटना के बाद अंजलि ने दस्तावेजों को अपने बैग में रखा। जब वह खड़ा होना चाहती थी तो उसने महसूस किया कि भाई बहन रवि और माया सो गए थे। रवि अपनी पतली कमर पर माया को गले लगा रहा था, जबकि रेबिका बाद में बिल्ली के बच्चे की तरह अपने भाई के कंधे के खिलाफ झुक गया। उसके चांदी के बाल नीचे की ओर फैल गए। इन भाई बहनों की चेहरे की अभिव्यक्ति काफी भोली दिखाई देती थी। युवा लोगों के बाद से जिन लोगों के साथ अंजलि ने बातचीत की थी, शिवा सबसे लापरवाह थे। लेकिन फ्रांस आने के बाद वह वास्तव में ये देखकर हैरान थी कि रवि और माया ने कैसा व्यवहार किया। हालांकि उसे अभी भी लगा कि पिछले 2 दिनों की बातचीत के माध्यम से भाई बहन जो अनाचार में भाग लेते हैं, वे थोड़े घृणित थे। उन्हें उनमें एक अनूठा आकर्षण मिला, जिसमें अन्य रईसों की कमी थी। रवि के कंधे पर टैप करने से पहले अंजलि थोड़ा हिचकिचाई। श्री रवि, आप थन पकड़ सकते हैं, क्या आपको अब यहाँ रहना चाहिए? रवि इतनी गहरी नींद में था कि उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। आप उन्हें इस तरह से कैसे जगाएंगी? वे अपने सपनों में अंतरंग हो रहे हैं। शिवा अचानक आ गया। शिवा ने हल्के से मुस्कुराया। यह एक विवाहित जोड़े के बीच छोटे मोटे झगड़े की तरह था, जहां महिला को एहसास हुआ कि उसके शब्दों से चोट पहुंची हो सकती है, लेकिन माफी मांगने के लिए अपने गौरव को कम करने को तैयार नहीं थी। दूसरी ओर पुरुष को नहीं पता था कि उस विषय पर वापस कैसे आना है, इसलिए उसने कुछ और बात करना चुना। मुझे आपकी मदद करने दे। शिवा आगे बढ़ा और रवि की कुर्सी को जोर से मारने से पहले अपना पैर उठाया। अरे! कुर्सी को पीछे से लात मारी गई, जिससे रवि सीधे भद्दे तरीके से जमीन पर गिर गया। ये किसने किया? रवि आखिरकार जाग गया। आमतौर पर एक हंसी टूट पड़ती थी क्योंकि इतने बड़े स्थान पर एक असामान्य स्थिति हो गई थी। हालांकि वहां के लोगों ने सभी ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, क्योंकि उन्होंने रवि के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की। उनमें से कुछ ने भी जगह छोड़ दी। जाहिर है, रहस्यमयी मेहमान शिवा और अंजलि ने उनके दिलों में डर पैदा कर दिया था। इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना मजेदार था, कोई भी हंसी से खुद को परेशानी में डालने को तैयार नहीं था। रवि के गिरने के बाद माया, जो उनकी बाहों में थी, लगभग सिर के बल गिर पड़ी। जल्दी से अपनी कुर्सी पकड़ने के बाद उसने सिर घुमाया और गुस्से से शिवा को देखा। अपने होठों को थपथपाते हुए बोली, श्री शिव, आप वाकई बहुत असभ्य हैं। मैं आपके स्वास्थ्य के लिए ऐसा कर रहा था। मैं नहीं चाहता कि आप ठंड पकड़ लें, इसलिए मुझे अपने समझदार प्रदर्शन को बर्बाद करने के लिए मजबूर होना पड़ा, शिवा ने जवाब दिया। रवि खड़ा हुआ और अपने घुटनों पर पड़ी धूल को झाड़ा। मुंह बनाते हुए बोला, चूंकि मिस अंजलि हमें दोपहर के भोजन पर आमंत्रित करेगी, इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या हम आपके लिए दोपहर का भोजन भी परोस रहे हैं? शिवा ने उदास होकर फिर अंजलि को देखा। अंजलि भी हैरान दिखी। उन्होंने पहले कभी रवि को इसके बारे में नहीं बताया था। हालांकि जब उन्होंने उनकी पहचान के बारे में सोचा तो उन्होंने सिर हिलाया।
श्री रवि और मिस माया ने अपना सामान खोदा है। यह उचित ही है कि हम उनकी मदद करें। हमें मदद क्यों करनी चाहिए? वे क्रमिका कंधा के सदस्य हैं। उनके साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है? इसके अलावा फैशन को में भाग लेने वाले सभी लोगों को भोज में शामिल होने की अनुमति है। मुझे यकीन है कि उनके पास वहां घूमने के लिए बहुत कुछ है। मैं अपने रिश्ते को सुधारने के लिए अपनी पत्नी के साथ अकेले समय बिताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये लोग परेशानी क्यों पैदा कर रहे हैं? शिवा ने सोचा। भोज, ओह माय, श्री शिव, क्या आप हम अनोखे भाई बहन प्रेमियों को अजीब नजरों से देखने बर्दाश्त कर सकते हैं? हम मिस अंजलि के वफादार समर्थक हैं। हमें विश्वास है कि मिस अंजलि हमारे प्रति इतनी क्रूर नहीं होंगी। रवि ने सिखाया। बेशर्म होना बंद करो। आप लोगों ने पहले कभी किसी की नज़र की परवाह नहीं की थी। अब परवाह क्यों? शिवा ने जोर से पूछा। माया अचानक मुंह बनाकर रो पड़ी और उसकी आंखों में किसी तरह आंसू भर आए। उसने अंजलि से शिकायत की, मिस अंजलि, श्री शिव हम पर बहुत गुस्सा हैं। हम आपको हमारे लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से मिस अंजलि की दयालुता का बदला चुकाएंगे। अंजलि लगभग पागल हो गई। शिवा को इतनी छोटी सी बात से इतनी परेशानी क्यों है? ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे की कमी है, लेकिन वह इतना कंजूस है। वह असभ्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे दिन ऐसे ही बोलता रहता है। अंजलि ने शिव की ओर आंखें घुमाई। उन्होंने धीरे से कहा, कृपया उसे अनदेखा करें। आप दोनों क्या खाना चाहते हैं? मैं पेरिस से बहुत परिचित नहीं हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को निर्णय लेने दूंगी। माया ने तुरंत अपना हाथ उठाया। मुझे एवेन्यू डेस चम्पसेलीज में एक शानदार इतालवी रेस्तरां पता है। मैं मिस अंजलि को वहां का खाना आजमाने की सलाह देती हूँ। मैं वही खाऊंगा जो प्यारी माया खाना चाहेगी, रवि ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। शिवा ने उदास होकर अपना चेहरा रगड़ा। इसके बाद उसने चुपके से भाई बहन की ओर तिरस्कार भरी नज़र से देखा, लेकिन भाई बहन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। इसके बजाय उन्होंने अंजलि को धन्यवाद देना शुरू कर दिया। अंजलि ने कुछ असामान्य नहीं देखा। चले, हमें अभी के लिए दोपहर के आयोजन में वापस जाना है, अंजलि ने शिव से उदासीनता से कहा। आप वाकई मेहनती हैं, शिवा ने असहाय होकर जवाब दिया। मैं यहाँ काम करने आई हूँ। अंजलि शिव की सुस्ती से असंतुष्ट थी। आह भरते हुए शिव को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। चारों में से शिवा गाड़ी चलाने के लिए जिम्मेदार था। उन्हें विश्व प्रसिद्ध सड़क एवेन्यू डेस चम्पसेलीज तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। कार से बाहर निकलते ही रवि और माया बहुत खुश पक्षियों की तरह बाहर निकले, जबकि शिव और अंजलि पीछे पीछे सड़क पर धीरे धीरे चल रहे थे। सड़क के दोनों ओर घने लंदन प्लेटेनस के पेड़ थे, जो पेरिस के जीवन और रोमांस से मेल खाते हुए एक आरामदायक माहौल प्रदान करते थे। आसपास सिनेमाघरों सहित कई दुकानें थीं। भव्य, सुरुचिपूर्ण, आरामदायक और सुंदर जल्द ही इस सड़क का वर्णन बन गया। यद्यपि शिवा अक्सर यहाँ आता था, लेकिन यह उसका पहला मौका था जब उसने इस स्थान के अवकाश और भव्यता का अनुभव किया। फैशन में अग्रणी होने के नाते अंजलि इस जगह की अभिव्यक्तियों में गहराई से डूबी थी। भीड़ में लोग अपने अपने अनोखे अंदाज में कपड़े पहने हुए थे। कुछ शानदार और सुरुचिपूर्ण दिखते थे, जबकि अन्य सरल और अनौपचारिक, लेकिन उनमें से कोई भी अप्रिय नहीं दिखता था। अंजलि ने जब देखा कि रवि और माया कितने खुशमिजाज थे, तो वह फिर से मुस्कुराए बिना न रह सकी, और यह भी नहीं बताया कि वे कभी कभी एक दूसरे को चूमते थे। शिवा अंजलि के बगल में चल रहा था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से उनके व्यवहार का एहसास हुआ। यह क्या है? क्या आपको ईर्ष्या हो रही है कि वे इतने अच्छे से साथ रहते हैं? ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे वास्तव में आपको गले लगाने और चूमने में कोई आपत्ति नहीं है। कितना अश्लील! अंजलि ने अपनी आंखें घुमाई। मुस्कुराते हुए शिवा ने जवाब दिया, तो क्या हुआ अगर मैं अश्लील हूं या महान? रवि और माया को देखो। क्या आप नहीं देख सकती कि वे अभी भी जीवन का आनंद ले रहे हैं? अंजलि की आंखें चमक उठीं। वह कुछ देर चुप रही और बोली, क्या आप इस सड़क के नाम का निहित अर्थ जानते हैं? शिवा ने अपनी आंखें झपकाईं। मुझे नहीं पता। आपका क्या मतलब है? एशिया का वास्तव में अर्थ आनंद है। मुझे लगता है कि यह जगह फ्रांसीसियों के लिए खुशी की भूमि है, अंजलि ने कहा। शिवा ने सिर हिलाया। अब जब आपने इसका जिक्र किया है, तो मुझे लगता है कि यह सड़क और भी बेहतर दिखती है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण! अंजलि हैरान थी। इसमें दुर्भाग्यपूर्ण क्या है? मेरी नज़र में इस सड़क की सुंदरता अभी भी अधूरी है, शिवा ने अफसोस जताते हुए भौहें सिकोड़कर कहा। क्यों? अंजलि ने पूछा, क्योंकि उनकी रुचि जागी थी। शिवा ने शरारती मुस्कान के साथ अंजलि की ओर देखा।
अगले ही पल उसके दाहिने हाथ ने पीछे से अंजलि के खाली बाएं हाथ को पकड़ लिया। अंजलि तुरंत शर्मा गई जब उन्होंने महसूस किया कि उनका बायां हाथ शिव के खुरदरे और गर्म बड़े हाथ से ढका हुआ है। उन्होंने उससे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। तुम क्या कर रहे हो? अंजलि घबरा गई थी। वह सार्वजनिक रूप से किसी पुरुष का हाथ पकड़ने की आदी नहीं थी। तुम्हारा हाथ पकड़ना। चारों ओर नजर डालो। क्या तुम नहीं देख सकती कि लोग यहाँ इसी तरह घूमते हैं? शिवा ने अपने होंठों से आसपास के जोड़ों की ओर इशारा किया। अंजलि ने अपने निचले होंठ को काट लिया और वह थोड़ा हाँफने लगी। अपना सिर नीचे करते हुए उन्होंने राहगीरों का सामना करने की हिम्मत नहीं की, हालांकि कोई उन्हें और शिव को अशिष्ट तरीके से नहीं देखेगा। मेरे लिए इस सड़क पर तुम्हारा हाथ पकड़कर चलने मात्र से यह वास्तव में खुशियों की भूमि बन जाएगी। अंजलि ने शिव के बड़बड़ाने वाले शब्द सुने। उनका चेहरा और लाल हो गया। वह जानती थी कि शिव अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त कर रहा था, लेकिन उसने अनजाने में ऐसा करने का फैसला किया। काफी देर बाद अंजलि ने बुदबुदाया, कितना पाखंडी। शिवा ये समझ सकता था कि अंजलि ने इसे खुशी के साथ कहा था। फिर वह हंसा और अंजलि का हाथ खींच लिया। चलो बेशर्म भाई बहन, सामने हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम चाहती हो कि वे हमारा मजाक उड़ाएं? हम पहले से ही लंबे समय से विवाहित जोड़े हैं, इसमें शर्म महसूस करने की क्या बात है? कोई भी आपकी लंबे समय की विवाहित पत्नी नहीं बनना चाहता। अंजलि ने आखिरकार सिर उठाया, अपनी बड़ी आंखें और उभरे हुए होंठ दिखाए, जो अविश्वसनीय रूप से मनमोहक लग रहे थे। यहाँ तक कि एक देवी का भी एक आकर्षक पक्ष होता है, लेकिन यह उस विशेष व्यक्ति के लिए विशिष्ट होता है। तो क्या हुआ अगर मैं प्रतिस्थापन हूँ? भले ही मैं उनमें से एक हुँ, मैं इसे एक क्षणभंगुर स्मृति की तरह खारिज कर दूंगी, अंजलि ने सोचा। दोनों ने हाथ पकड़कर रवि और माया को पकड़ लिया। कुछ और मिनट चलने के बाद वे इतालवी रेस्तरां में पहुंच गए।